Sir, start. Good afternoon, friends. I welcome you all to this seminar. सबसे पहले many congratulations to all of you for the success in your CA Foundation examination. आप सभी लोगों की मेहनत का रिजल्ट है और आपके एल्डर्स की ब्लेसिंग्स है. हर सक्सेस को सेलिब्रेट करना ही चाहिए. आप लोगों ने भी सेलिब्रेट किया होगा, अच्छी बात है, उससे जोश आता है. लेकिन रिलैक्स होके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेट अपना जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, ये वो नहीं है. अपन ने उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में ये पहला कदम है जो आगे बढ़ाया है, सक्सेसफुली बढ़ाया है. बट दिस इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ. तो हर सक्सेस के आगे की जो जर्नी रहेगी वो पिछले से बहुत टफ रहेगी. तो हमको जोश चाहिए वो हमारे पिछले सक्सेस से मिलना चाहिए. तो हमको उसकी खुशी भी होना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन उससे हमने और मन में एक कमिटमेंट लाना चाहिए कि आगे हमको इससे कहीं और टफ जर्नी फेस करना है और उसके लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं. कभी कभी हम उसको थोड़ा दूसरे मोड में डाल देते हैं. वो सक्सेस में इतने खो जाते हैं कि हम आगे की चीज़ों को फिर सीरियसली नहीं लेते. हमको लगता क्या है, फाउंडेशन में तो बढ़िया कर लिया तो आगे कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं है. फाउंडेशन के कंपैरिजन में आपकी इंटरमीडिएट की जर्नी बहुत ज़्यादा टफ रहेगी, चैलेंजेस वाली रहेगी. इन द सेंस, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपके ऑलमोस्ट डबल हो गए, कोर्स कंटेंट ज़्यादा रहेगा, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन टफ रहेगी. ये मैं डरा नहीं रहा आपको, अरे आप तो उसके लिए प्रिपेयर्ड होना है, बराबर. यानी रिलैक्स होके नहीं बैठना है. क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फाउंडेशन में, लेकिन इंटरमीडिएट के समय वो इतने रिलैक्स मूड में चले गए, इतना कैजुअल एटीट्यूड, ध्यान ही नहीं दे रहे, रेगुलरिटी नहीं है. तो ये जो चीज़ें वो नहीं आना चाहिए. अदरवाइज तो फिर सीए की एग्ज़ाम है, कोई ये न तो बोर्ड है और न तो नागपुर यूनिवर्सिटी है, ये सीए की एग्ज़ाम है ना. इंटरमीडिएट के बाद फाइनल आपका इंतज़ार कर रहा है फिर. तो इसलिए हर आगे की स्टेप्स को हमको ध्यान रखना है. अल्टीमेटली आपको फाउंडेशन में बताया था कि हमारा एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू बिकम ए गुड नॉलेजेबल एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑल्सो ए गुड ह्यूमन बीइंग. वो हमारा अल्टीमेट एम है, बराबर. ये उसकी तरफ हमारी जर्नी है, जो आपने पहली जो स्टेप है बड़े अच्छे से पूरी कर ली है. तो इससे आपको जोश मिलना चाहिए, हिम्मत आना चाहिए, पॉजिटिविटी आना चाहिए, लेकिन रिलैक्स मूड में नहीं जाना चाहिए. आपके पास सफिशिएंट टाइम है, उसमें आप अच्छे से प्लानिंग करो ताकि आगे आप और कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करो. कुछ बच्चों को हमने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा डरे रहते, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते. अभी रिजल्ट आने के बाद भी देखा कि बच्चे अपने आप रिजल्ट ही नहीं देख रहे खोल के. मतलब इतना मन में एक प्रेशर, डर डाल दिया कि रिजल्ट लग गया है, लेकिन वो चेक करने को नहीं तैयार. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सक्सेस एंड फेल्यूर ये दो पार्ट है, लाइफ में होते रहते हैं. कभी हमको सक्सेस मिलता, कभी हमारे ईमानदार एफर्ट्स के बाद भी हमको सक्सेस, डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलता है. कभी कभी उसी को अपन किस्मत बोलते हैं. किस्मत के भरोसे अपन काम छोड़ते नहीं है, अपन ईमानदारी से पूरी ड्यूटी करते हैं, लेकिन कभी कभी सक्सेस नहीं मिल पाता है, उसको अपन किस्मत बोलते हैं. तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए. तो उससे आपके मन में बेफिजूल का टेंशन नहीं रहेगा, बराबर. अपन ने अपने एफर्ट्स पूरे ईमानदारी से करने का, अच्छे से प्लान करके करने का. तो उसके लिए आपको अपने आप पे भी विश्वास होना चाहिए. यू मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल एज कॉन्फिडेंस इन द टीचर, इन द बुक्स, इन द मटेरियल विच यू आर रेफरिंग. आप जिस चीज़ से पढ़ना चाहते हो उसके ऊपर अगर आपका ट्रस्ट ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो कभी आपको पूरा बेनिफिट नहीं देगा. आप किसी भी टीचर के पास जाओ पढ़ने के लिए, आपको उस टीचर का जितना कुछ है उसका पूरा बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उस टीचर पे 100% ट्रस्ट करके उनकी क्लास में बैठते हो. तब आपके मन में अगर इफ्स एंड बट्स आते रहे
अरे यार वो फ्रेंड ने तो ऐसा बोला था, फिर मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं, यहाँ पढ़ना था क्या फिर नहीं था क्या, फिर तो आपको कभी भी पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे क्लास में। आपका क्लास में कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से पूरा क्लास का बेनिफिट मिलेगा। तो कोई भी डिसीजन हम जो लेते हैं, आप जो प्रोफेशनल बनने जा रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो प्रोफेशन है ना, ये डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में मैनेजमेंट को हेल्प करने वाला प्रोफेशन है। हम लोगों का जो रोल होता है, बड़े बड़े जो बिजनेस कॉरपोरेट्स होते हैं उनके डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में हमारे और आपके जैसे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो कोई भी डिसीजन जब अपन लेते हैं तो अच्छा सोच के ही लेते हैं। जैसे आज आप ये सेमिनार में आए, कोई फिजिकली आया कोई ऑनलाइन आया, तो आपने यही सोचा कि इसका हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, यही सोच करके आप आए। लेकिन सही में आपका डिसीजन सही था कि नहीं था, ये तो सेमिनार खत्म होने के बाद पता चलेगा आपको, है ना, कि भी सही में बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। पता चला बोले शर्मा सर ने फालतू 15 मिनट हमारे खराब कर दिए थे, है ना। तो बढ़िया, हम तो पवन सर नीरज सर को सुनने आए थे, शर्मा सर ने बोर कर दिया। तो आपको पता कब चलता आपका डिसीजन सही था या गलत था? बाद में। डिसीजन पहले लेना पड़ता है। तो डिसीजन सोच समझ के जब हम लेते हैं, अच्छे से थॉट ओवर करके लेते हैं, तो उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती। लेकिन अगर हमने बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड से लिया, किसी ने कुछ बोला उसकी भी मान लिया, किसी ने कुछ बोला, उससे मत करो। आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आप अपना डिसीजन लो एंड देन स्टैंड ऑन इट। उसके ऊपर ईमानदारी से काम करो, ताकि अगर वो डिसीजन गलत हुआ तो आप में गट्स होना चाहिए कि मैं मेरा डिसीजन गलत था, मैंने सही एडवाइस पे काम नहीं, ऐसा हो हिम्मत होना चाहिए उतनी। फिर बहाने नहीं ढूंढने का अपन ने कि वो उसने ऐसा बोला, अरे डिसीजन तो आपने लिए ना, क्यों नहीं लिए फिर सही लोगों की एडवाइस। तो इसलिए अच्छे से सोच समझ के लीजिए डिसीजन, लेकिन एक बार डिसीजन जो भी लेते हो उसके ऊपर ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमारी जो पढ़ाई है पूरा दिमाग का खेल है। तो जब आप किसी चीज़ को विश्वास के साथ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, और वही चीज़ आपका अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा तो बेनिफिट बराबर नहीं मिलेगा। जो चीज़ आज की तारीख में डिसाइडेड है उसके ऊपर से डिसीजन लो। आगे जो अनसर्टन चीज़ है उसमें जितना हमारे लिए एंटिसिपेट करना पॉसिबल है उसकी फिक्र करो, ज़्यादा की फिक्र मत करो। जैसे अभी आपके न्यू सिलेबस का चल रहा है, अब कई लोगों ने उसी के चक्कर में रुके थे। पवन सर वगैरह बता रहे थे, किसी किसी ने नहीं बोला अभी तो वो को नया आ रहा कि नहीं आ रहा, इसके चक्कर में किसी ने आर्टिकलशिप ही नहीं ज्वाइन किया, अभी तक और हो। ये दिस इज अ रॉन्ग थिंग। जिस समय आप वो डिसीजन के मोड़ पे पहुंचे, उस समय की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एक्ट करो, वेट मत करो। तो अभी जैसे आज की तारीख में तो ओल्ड सिलेबस ही है, न्यू आएगा कि नहीं आएगा ये अटेम्प्ट में, कि अगले अटेम्प्ट में, कि और कहीं ज़्यादा टाइम ना लग जाए। जिस फॉर्म में अभी दिख रहा उसमें कितने चेंजेस होंगे कौन बता सकता आपको? कोई भी नहीं बता सकता। सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट सर भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो अकेले उनके हाथ में नहीं है। अभी वो चीज़ें मिनिस्ट्री के पास गई, मिनिस्ट्री ने अपने क्वेरीज रेज की, अब फिर उसका रिप्लाई बन के जाएगा। तो इसमें अल्टीमेट आउटकम क्या निकलेगा अपने को नहीं मालूम है। तो वाई शुड वी वेट फॉर दैट? अपन ने अपना टाइम क्यों वेस्ट करने का? अपन ने आज जो है उसके ऊपर से एक्ट करना शुरू कर देने का। हम लोग भी जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता हम ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। अब मान लो कि थोड़े दिन में पता चलता है कि नहीं आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस अप्लीकेबल है, तो डू यू हैव ट्रस्ट इन अस और नॉट? क्या हम ये बोलेंगे क्या कि नहीं आपने तो ओल्ड सिलेबस में एडमिशन लेता, हम आपको वो पढ़ाने वाले? भी हमको भी मालूम है आपको एग्जाम में जब न्यू सिलेबस है तो हम पूरा उसके हिसाब से करेंगे, बराबर। और इसमें आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन किसी भी कीमत में नहीं आएगा। अगर फीस बढ़ गई तो हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन अगर फीस कम हुई न्यू सिलेबस के हिसाब से तो आपको रिफंड मिलेगा। मतलब इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं 34 ईयर्स से इस लाइन में हूँ, किसी से भी पूछ के देख लेने का, 1% भी अगर पैसे के मामले में हमने कभी गड़बड़ की हो तो बोल दे कोई एक स्टूडेंट भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि हम लोग इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहते हैं, क्योंकि हम जिनके साथ आज एक स्टूडेंट की तरह डील कर रहे हैं, यही स्टूडेंट कल को मेरे प्रोफेशनल कलीग बनेंगे। ये कल को मेरे बाजू में बैठे हुए पवन सर किसी समय मेरे स्टूडेंट रहे होंगे। आप मुझे बताइए कि अगर मैं इनके साथ कुछ गड़बड़ करता, किसी भी तरीके की, कुछ प्रॉमिसेस किए पूरे नहीं किए, तो क्या वो मेरे पे विश्वास करते? तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आपको हर चीज़ जो बोली जाएगी वो ईमानदारी से बोली जाएगी, जो बेस्ट पॉसिबल है वो आपके लिए किया जाएगा। बाकी डिटेल में आपको आपकी प्लानिंग के बारे में, दोनों ग्रुप, एक ग्रुप, ये सब चीज़ों पे पवन सर, नीरज सर मिलके आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आप लोग फ्री हो, आपके मन में जो भी डाउट हो बेझिझक पूछ लो, उस पर भी उनके कमेंट्स मिल जाएंगे, विचार मिल जाएंगे, बराबर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप और अच्छा सक्सेस आगे की जर्नी में अचीव करो, एंड थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा थोड़ा आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बता दीजिए। अब देखिए सीए इंटर में जो ओल्ड सिलेबस है उसमें अकाउंट्स के 2 पेपर है, ग्रुप 1 में अकाउंट्स, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट। कॉस्टिंग ग्रुप 1 में है फिलहाल, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ग्रुप 2 में है। तो हम लोगों का जैसे प्लान रहता है ग्रुप 1 पहले शुरू करते हैं, ग्रुप 2 बाद में कंटिन्यू करते हैं, उस टाइप का फिलहाल ये चारों पेपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स का पोर्शन है जो सलवान सर पढ़ाते हैं, तो बाकी के करीब करीब समझ लीजिए 350 मार्क्स का पेपर मैं पढ़ाता हूँ 800 में से, और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप जितने यहाँ पे फाउंडेशन पढ़े आपको पता है कि मेरा पढ़ाने के बारे में क्या सोच है। आपको वही जो डायलॉग लिखा हुआ है आपके टिप्स फॉर स्टडी में कि डू नॉट मेमोराइज एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, उसका जो फायदा आपको फाउंडेशन में मिला ना, उससे 10 गुना ज़्यादा अब आपको महसूस होगा, और उससे ज़्यादा फाइनल में होगा, ये ध्यान रखना। यानी वो जो समझ के पढ़ने का तरीका है, अप्रोच है, वो जितने हायर लेवल में जाओगे बेनिफिट उतना बढ़ेगा। इसीलिए अगर वो चीज़ मैं 11वीं 12वीं वाले बच्चों को खूब भी एम्फसाइज करूंगा, और दूसरा जो है वो बगैर समझे सिर्फ मेहनत करके मेमोराइज करके पढ़ेगा, तो भी शायद दोनों के नंबर्स में कुछ फर्क ना दिखे, लेकिन जैसी फाउंडेशन में आएंगे थोड़ा फर्क दिखेगा। पर इंटरमेडिएट बिल्कुल आपको क्लियरली डिस्टिंक्शन दिखेगा कि जिसने समझ के पढ़ा हुआ है और जिसने बगैर समझे सिर्फ मेमोराइज करके पढ़ा है। आपको इंटरमीडिएट में फिर मौका मिलेगा, अगर लगता है कि फाउंडेशन में अपन ने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं हर चीज बेसिक से लिंक करके ही पढ़ाता हूँ। आई नेवर टीच लाइक रूल्स कि भाई इसको ऐसा करो, मैं कौन होता बोलने वाला ऐसा करो। मैं आपको समझा के दूंगा कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या लॉजिक है। अकाउंट्स में जितना समझने का स्कोप है उससे कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग और फाइनेंस में समझने का है। दिस सब्जेक्ट्स आर मोर लाइफ सब्जेक्ट, रियल लाइफ में इनमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, जो मैं अभी बोल रहा था, कॉस्टिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अकाउंटिंग में तो फिर भी काफ़ी कुछ रूल बेस्ड हो जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ बोल रहा है तो अपने को फॉलो करना पड़ता है, वो भी लॉजिकल होता है, लेकिन फिर भी अपने को उस स्ट्रेट जैकेट में ही चलना है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अपने लिए फिक्स कर दिया। बट कॉस्टिंग, फाइनेंस पूरी तरह से ओपन सब्जेक्ट रहते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर सिंपल वे में बोलूँ, अगर आपने इनको समझ के नहीं पढ़ा तो आपको बहुत भारी नुकसान इंटर में भी होगा, और फाइनल में तो फिर उसकी कोई कीमत ही नहीं, क्योंकि फाइनल में कॉस्टिंग भी रहेगा हायर लेवल में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत हाई लेवल में रहेगा। और मैंने तीनों लेवल में पढ़ा है, मैं सीए फाइनल बहुत समय तक पढ़ाया हूँ, अभी टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैंने सीए फाइनल की नहीं ले रहा हूँ, बट अदरवाइज मैंने सीए फाइनल में कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंट, जिसको एफआर बोलते हैं, फाइनेंशियल, ये सब पढ़ा है, इसलिए मुझे मालूम है अच्छे से। तो आपको ये सब्जेक्ट तो समझ के ही पढ़ना चाहिए, कहीं भी पढ़ो, कैसे भी, किसी के भी पास पढ़ो, किसी की भी किताब यूज़ करो, वीडियो यूज़ करो, बट एक प्रिंसिपल ध्यान में रखो, अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ के पढ़े तो आपका काम डे बाय डे आसान होते जाएगा। पहले लेक्चर में हर चीज़ समझेंगे ऐसा नहीं है, पर पहले लेक्चर में जो थोड़ा समझा बिल्कुल थोड़ा, दूसरे में थोड़ा बेटर लगेगा, तीसरे में और बेटर लगेगा, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। और अगर आप ऐसा अप्रोच ये पूरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे रखोगे तो गारंटीड है
कि आप थ्योरी सब्जेक्ट में भी कोशिश करोगे कि समझने की। टैक्सेशन है, पवन सर पढ़ा रहे, तो पवन सर आपको हर चीज़ बताएंगे, समझाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट रहेगा उसमें, क्योंकि आपका माइंडसेट कैसा बन गया आप कि समझ के पढ़ाई करना है। हाँ ठीक है, टैक्सेशन में बहुत सारी चीज़ें रूल की तरह होंगी, तो सर जो बताएंगे उसमें से कुछ चीज़ें आपको याद करने के लिए बोलेंगे, याद कर लो। लॉ है, वो भी आपको लॉजिक समझा के देंगे लॉ का, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें भी याद करने जैसी हो सकती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़े से अलग है। लेकिन ये जो अप्रोच रहेगा समझने वाला, ये आपको डेफिनेटली वहाँ पर भी हेल्प करेगा, बराबर। बाकी तो डिटेल में जब अपन सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो फिर अपन हर एक सब्जेक्ट के बारे में, जैसा हम अकाउंट में बिल्कुल बेसिक से शुरू करते थे, वैसा ही हर सब्जेक्ट में, इंटरमीडिएट में भी मैं जब अकाउंट शुरू करता हूँ तो पहले लेक्चर में एक बार बेसिक पूरा बता के ही आगे बढ़ता हूँ, फिर जो चैप्टर आपके कोर्स में होंगे। और कॉस्टिंग तो नया सब्जेक्ट रहता है आपके लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नया सब्जेक्ट रहता है, तो उसको तो डेफिनेटली जीरो से ही हम शुरू करते हैं कि बिल्कुल उसके बेसिक से पूरी चीज़ें बताना है, समझाना है। ठीक है, ओके सर, चलिए देन सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू वेरी मच। पवन और नीरज अभी कंटिन्यू करेंगे, ओके, चलिए बाय। थैंक यू सर। अगले हफ्ते की तैयारी चल रही क्या? 14 फरवरी को हमने आपके लिए कुछ प्लान करके रखा है। ओके सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप में से कई लोग सेकेंड टाइम मिल रहे, रिजल्ट के दिन भी आए थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो ऑनलाइन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आप भी सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मे बी यू पीपल आर आउट ऑफ नागपुर, इसलिए हम लोग ने ऑनलाइन लाइव भी रखा। आगे क्लासेस भी दोनों मोड्स में चलती रहती है। अब जिन जिन का फिजिकल में आना पॉसिबल रहेगा, आज तो आप लोग आ ही गए तो मतलब आपका पॉसिबल है ही, तो आपने तो क्लासेस भी फिजिकल मोड में ही करना चाहिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो ऑनलाइन में अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आई होप कि इसमें से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिजिकल क्लासेस में आकर के कंटिन्यू करें, क्योंकि थोड़ा ड्यूरेशन जो है वो क्लासेस का बढ़ जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, लेकिन अब उसके बाद एक संडे निकल चुका है, मतलब उसके सेलिब्रेशन का टाइम ओवर हो गया है। नाउ अब ये वीक और है जिसमें आपको अपने थॉट्स को कंसोलिडेट करना है, सक्सेस को डाइजेस्ट करना है और आगे के लिए लॉन्च होने के लिए तैयार होना है। क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग सीए इंटर में कम मेहनत करते हैं और फिर बाद में उसका फिर रिजल्ट चुकाना पड़ता है, तो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड। पतंग भी ऊपर तक तभी उड़ती है जब उसकी डोरी नीचे से कनेक्टेड है। डोरी कट गई, अगर ज़्यादा हवा में उड़ने लग गई, तो फिर वो इवेंचुअली नीचे आ जाती है। सो अच्छी बात है, आपने मेहनत किया था, टीचर्स का भी एफर्ट था, लेकिन मेन एफर्ट आपका था, आपके घर का माहौल भी था, सब था। लेकिन अब आपको जो जो आपके शॉर्टकमिंग्स होंगे, जो जो आपको वीकनेसेस लगी होगी, उसको भी ओवरकम करना है। आई माइट अंडरस्टैंड दैट आप में से कुछ स्टूडेंट्स अपने फाउंडेशन के रिजल्ट से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको जो मार्क्स आए हैं मे बी कोई सब्जेक्ट में या कहीं ओवरऑल, तो आपको लगता होगा कि नहीं मेरा पोटेंशियल तो इससे ज़्यादा का है, तो वो अब आप इंटर में प्रूफ कर सकते हैं, किसी और को नहीं, अपने आप को, कि अपना जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से अपन मार्क्स लाएंगे ना मेहनत करके। एंड इस बार टाइम भी ज़्यादा है, फाउंडेशन में सिलेबस भी कम था, टाइम भी कम था। अभी इंटरमीडिएट में आज से ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होगी, हम लोग अभी मिल रहे हैं, तो और कुछ स्टूडेंट्स तो अर्ली बर्ड में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ाई, तो टाइम ज़्यादा है कंपेयर टू फाउंडेशन। लेकिन कंपेयर टू सिलेबस ऑफ सी इंटरमीडिएट टाइम कमी है। हर रोज आपको लगेगा यार और टाइम मिलेगा तो और बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। सो नीरज सर इज ऑल्सो हियर विथ मी। हेलो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबडी। तो ये सीए इंटरमीडिएट को सबसे डिफिकल्ट फेज मानते हैं, क्योंकि अब सीए फाइनल में आपको 3 साल मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं, मगर सीए इंटरमीडिएट में आपके पास 1 साल भी नहीं 9 महीने होते हैं। एंड 9 महीने में 9 महीने में एक पूरा इंटरमीडिएट का लेवल को हैंडल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। एंड जैसा सर ने बोला, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एंड बाद में ऑलमोस्ट आधी क्लास को अफसोस होता है कि हमने वो एक दिन वगैरह क्यों मिस किया। तो फर्स्ट डे से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि द थिंग इज यहाँ पे आपका पूरा हार्डवर्क है जो आपको करना है। मतलब आपका पास्ट ठीक है जो भी मार्क्स है, मगर यहाँ मेहनत नहीं करोगे तो यहाँ 300 आए होंगे, आगे कम हो जाएंगे।
और यहाँ 205 भी आए होंगे तो भी आगे बहुत सारे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने ये 9 महीनों में मेहनत की कि नहीं। क्लासेस अराउंड 6 महीने चलेंगी, सर पूरा शेड्यूल बना के बताएंगे आपको ग्राफिकली। 6 महीना क्लासेस चलेगी, फिर 3 महीना रिवीजन के। तो ये आखिरी 3 महीने में ना खुद का बहुत ध्यान, मतलब पढ़ाई का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई भी रोज की रोज करनी है, उसके बाद रिवीजन भी बहुत सारी करनी है वो 3 महीनों में। अब क्या होता है ना, आपकी क्लासेस 7 से 4 तक चलेगी लगभग मोटा मोटा, तो उसमें अब हर कोई थक जाएगा 4 बजे के बाद घर जाके। लेकिन थकने के बाद जो अपने मन को मार के या मन को बाजू में रख के और 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर देगा या 2.5 घंटे सेल्फ स्टडी कर देगा जो भी, तो वो असली में यहाँ पे एक्सेल करेगा। तो डिफिकल्ट है कि क्लासेस के बाद घर जाके पढ़ना थोड़ा, बट क्लासेस में अगर अच्छे से ध्यान दो ना तो घर जाके रिवीजन 2 घंटे में भी हो जाती है। बट लोग क्लास में ध्यान नहीं दे पाते, फोकस लेवल टूट जाता है। बट कंटिन्यू खुद को याद दिलाओ, बस बेटा हर वक्त आपका ध्यान रहना चाहिए। कंटिन्यू 9 महीने मतलब 6 महीना जो क्लासेस है, आप कंटिन्यूअस क्लास में ध्यान देना है। अगर सर 2 घंटे 10 मिनट आपको टैक्स पढ़ा रहे हैं ना, तो सेम डे घर जाके शायद 1.25 घंटे में भी रिवीजन हो जाए या आधे घंटे में भी, अगर क्लास में अच्छे से ध्यान दिया है तो क्लास को क्लास के जैसे मत लो। क्लासेस लाइक सर शायद या हर टीचर जनरली ना 2 बार हर चीज बताते हैं। अगर पहली बार में सुन लिया तो सेकंड टाइम वही तो आपका रिवीजन हो जाता है। बट हर कोई सुनता नहीं है, बोले चलो देखते हैं, मन नहीं लगा घर जाके पढ़ लेंगे। बट घर जाके क्यों पढ़ेंगे, टाइम इतना नहीं है। ट्राई करो कि क्लास में आप अच्छे से फोकस करो, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, एंड घर जाके आपकी रिवीजन इनफैक्ट वो डबल रिवीजन के जैसे, क्योंकि क्लास में भी आपने पूरा ध्यान दिया, फिर घर जाके रिवीजन कम टाइम में हो जाता है। तो बस ये आपको थ्रू आउट 6 महीने 9 महीने करना है। एक बार सीए फाइनल में आ गए, वो फीलिंग बहुत अच्छी है कि हम सीए के फाइनल लेवल में हैं। फिर आपको खुद ही आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, आर्टिकलशिप में लोगों को देखोगे। फाइनल की पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने एक बार वो चीज 9 महीने 10 महीने में प्रिपेयर करके या खुद को प्रूव किया है। अभी तो अपने पास 3 साल होंगे, इसलिए सबसे डिफिकल्ट फेज है। सोच लो कि ये 9 महीने की तपस्या है, आपको पूरी तरह से पढ़ाई करनी है। करो, कोई और एक्टिविटी करनी है आधा 1 घंटा वो भी करो, बट ना लोग 3 घंटे 2 घंटे जिम जा रहे, वो सब अभी मत करो। मतलब तो बेसिकली वो चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पढ़ाई हो सबसे टॉप प्रायोरिटी। फिर भले ही 6 दिन पढ़ रहे हो, 7वें दिन थोड़ा कम पढ़ो। अब तक के मैं कहता था 7 दिन मत पढ़ो, बट 7वें दिन हाफ डे पढ़ो या जैसा भी, बट 6 दिन यस अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि 9 महीने में इतना सारा प्रिपेयर करना इज नॉट ईजी। पूरा गेम आपकी मेहनत का है, पूरा गेम आपकी मेहनत का है ना, क्योंकि 6 महीने क्लासेस 3 महीना रिविजन आसान नहीं है, एंड क्लास के बाद घर जाके पढ़ना भी आसान नहीं है। बट आप पढ़ोगे, मतलब खुद को मना के पढ़ोगे, दैट इज व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। ऑर्डिनरी एफर्ट तो हर कोई लगाएगा, क्लासेस हर कोई करेगा, वो जो एक एक्स्ट्रा का वर्ड है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी का, वो घर जाके बनेगा आपका, तो वो भी सबको करना है। यू नीड नॉट मिस दैट। सो बात वही है कि जो पूरा गेम है ना, ये इसलिए और एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब सीए पीसीसी पैटर्न था, जिसमें 6 पेपर्स थे, जिसमें 3 पेपर ग्रुप 1 में, 3 पेपर ग्रुप 2 में। तो और हम लोगों को खैर आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ना था, हमको टाइम भी ऑलमोस्ट 1.5 साल का मिला था, मुझे तो और भी ज़्यादा, क्योंकि मेरा सीपीटी जल्दी हुआ था, 1.5 साल से भी ज़्यादा का टाइम था। तो हम लोग आर्टिकलशिप के साथ साथ मॉर्निंग इवनिंग में जितनी क्लास करना है करते थे, और सेल्फ स्टडी बाद में 2.5 महीने की छुट्टी मिलती थी। इनफैक्ट 14 फरवरी से मुझे छुट्टी मिली थी मई के एग्जाम की तैयारी के लिए, तो 2.5 महीने में पढ़ के देते थे। तो 6 पेपर का ठीक है, टफ तो जाता था, लेकिन उतना नहीं जितना आगे हमने देखा। फिर आईपीसीसी का पैटर्न आया 2011 के बाद से, 2011 के बाद से आईपीसीसी में 7 पेपर्स हो गए। तो वो भी चला काफ़ी साल, 7-8 साल चला आईपीसीसी, जिसमें 7 पेपर्स थे। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर, सेकेंड ग्रुप में 3 पेपर। वो भी कई स्टूडेंट्स ने किया, कोई स्टूडेंट एक ग्रुप करते थे पहले, फिर सेकंड ग्रुप करते थे, कई स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप कर ही लेते थे साथ में, क्लासेस भी मैनेज हो जाती थी। बट फिर आया न्यू कोर्स 2018 से, मई 2018 से, जिसमें सीए इंटरमीडिएट में कितने पेपर्स थे? 8 पेपर्स थे। मतलब 4 पेपर्स इन ग्रुप 1, 4 पेपर्स इन ग्रुप 2, जो अभी भी आपके लिए चल रहा है। अब वो न्यू कोर्स, अब हम लोग उसको ओल्ड बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग कोर्स है, क्योंकि अभी हम लोग और एक न्यू कोर्स को एंटीसिपेट कर रहे हैं, जिसमें वापस से 6 पेपर हो जाएंगे। चलो अब 8 का 10 नहीं होगा, अब वापस से 6 हो जाएंगे। लेकिन अभी जो सिलेबस है, बिलीव मी, मैंने इतना ज़्यादा सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल पर कभी नहीं देखा है। बढ़ते 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 बहुत बढ़ गया है। सीए फाइनल का इसका नाम का सब्जेक्ट था, वो वहाँ से हट गया। ईआईएस में उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स आ गए जो हम लोग ने इतने पढ़े ही नहीं थे आईटीएसएम के टाइम पे। फिर टैक्सेशन में हर साल अमेंडमेंट्स के कारण इतनी चीज़ें बढ़ती जा रही है कि उसका सिलेबस यूज हो रहा है। देन एज एवरी ईयर पासिस ऑन, आपके पास में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड आईसीआई के अवेलेबल एमसीक्यूज और क्वेश्चन इतने बढ़ जाते हैं कि पढ़ने को बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड लिटरली टाइम विल बी द की फैक्टर। टाइम को कैसे मैनेज करते वो गेम रहेगा। एंड
टाइम तो है क्या? यस, क्योंकि यही टाइम में कई स्टूडेंट्स टाइम एंड अगेन बोथ ग्रुप पास किए हैं अच्छे मार्क्स से, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का रहता है? डिफरेंस रहता है माइंडसेट का, कि अगर हम लोग माइंड में ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, या हम लोग माइंड में पहले ढील दे देते हैं कि पहले 3-4 महीने हम लोग अभी बोले अभी अपन क्लासेस ही करते हैं, अभी शाम को नहीं पढ़ेंगे, बाद में अपन लोग फिर रिकवर कर लेंगे। माइंड गेम रहता है पूरा, क्योंकि हम लोग ना कभी भी इजी वे आउट देखना चाहते हैं, और कि अभी अपन थोड़े से हवा में भी रहते हैं, फाउंडेशन करके आते हैं ना, तो पहले 1-2 हफ्ते तक तो अपन सेटल ही नहीं हो पाते हैं, एंड इट इज़ ओके, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है फाउंडेशन। लेकिन जितने जल्दी आप सेटल हो जाओगे इंटरमीडिएट में कि हाँ भाई दिस इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, तो उतना आप माइंड को फोकस कर पाओगे पढ़ाई में। बिकॉज जिन लोगों ने अर्ली बर्ड में किताबें देखा है, आप लोग ने तो कितने अभी जीएसटी के कुछ ही चैप्टर देखा और आपको समझ गया कि कितनी डेप्थ है भाई, और मतलब बहुत कम हुआ है अभी। और उसके अलावा फिर देर इज होल इनकम टैक्स, एंड देन लॉ में भी आपने थोड़ा ही देखा होगा और कितना सारा लॉ है, एंड देन देर आर 6 अदर सब्जेक्ट्स। तो सिलेबस तो ह्यूज है लिटरली, बट डरने की बात नहीं। मतलब वो कहते हैं ना कि ये कोर्स टफ है इसलिए छोड़ो मत, ये कोर्स टफ है इसलिए करो, क्योंकि वैल्यू भी तभी रहेगी जब आप कोई टफ चीज़ को करोगे। अब जैसे एक स्टूडेंट है, ये देखिए यहाँ पर ये ब्राउशर आप लोगों को मिलेगा, ये सूरज चौधरी, इसको कॉस्टिंग में कितने मिले देखिए आप, 99 मार्क्स। ये रिसेंट 10 जनवरी को रिजल्ट आया था, तो ये इसकी स्टोरी है। ये स्टूडेंट जो है ये काफ़ी दूर रहता था पारडी साइड में, तो उसको आने जाने को तब मेट्रो भी नहीं थी, तो टाइम बहुत लगता था, तो उसने ऑनलाइन करना प्रीफर किया, ऑनलाइन लाइव करता था, एंड ऑनलाइन लाइव में वॉज ऑलवेज देयर। वो एक स्टूडेंट था जो हमेशा इंटरेक्ट भी करता था हम लोगों से, एंड वो बोलता था, मुझे बाद में बताया कि सर वो जो 15 मिनट का गैप मिलता था ना 2 क्लास के बीच में, उस पर भी मैं पढ़ाई कर लेता था। और उसको क्यों करना पड़ा था? क्योंकि उसने इनिशियली कॉस्टिंग में उसने गलत जगह क्लास लगा लिया था, एंड ये उसकी स्टोरी है, उसका नंबर चाहिए तो ले लेना। उसने ऑनलाइन कहीं से क्लास लगाया था, एंड बाद में उसको समझा कि यार ये टीचर तो क्या कर रहे हैं कि एक लैपटॉप में आंसर लिखा हुआ है और एक स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, और अपने आईपैड में वो देख देख के आंसर लिख रहे हैं, एक जगह क्वेश्चन है एक जगह आंसर है, ऐसे पढ़ा रहे, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन उसका वर्क नहीं कर पाया वो, तो ही जस्ट लॉस्ट द ट्रस्ट इन दैट टीचर। एंड फिर उसने बाकी पूरे सब्जेक्ट कैप्स में लगाए थे, लेकिन फिर उसने आकर के शर्मा सर से बात किया कि सर अब मैं क्या करूँ, 1 महीना तो मैं लेट हो चुका हूँ। फिर तब तक के लाइव बैच तो उसकी मिस हो गई थी, फिर उसने शर्मा सर की कॉस्टिंग की क्लासेस की रिकॉर्डिंग लिया, और फिर उसको घर पे इस तरीके से 15-15 मिनट के स्लॉट में और समहाउ उसने रिकवर किया। उसका बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट था। आई विल कॉल हिम, इन्वाइट हिम इन योर बैच ऑल्सो, ही विल टेल यू अबाउट हिज जर्नी। और फिर उसने कॉस्टिंग में 99 लाया। फिर उसका जब रिजल्ट आया तो मैंने पूछा अब आप क्रेडिट तो आपके पहले वाले सर को दोगे? तो बोला नहीं सर, मैं उनका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। वो सीधा हम लोगों से मिलने आया, शर्मा सर से मिला, एंड ही गिव्स ऑल द क्रेडिट टू शर्मा सर फॉर हिज 99 स्कोर। बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऑब्वियसली बहुत अच्छे लाए हैं, सभी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन लाया, 549 मार्क्स। एंड देन देर आर 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर किया। पिछले बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, उसमें से 10 निकले। जो बैच साइज थी वो कम थी, क्योंकि 2021 में कोविड था, तो फाउंडेशन में ही कम बच्चे थे, इंटर में कम आए थे। तो कंपेयर टू दैट ऑल इंडिया परसेंटेज के हिसाब से इट वॉज अ मच बेटर रिजल्ट ऑफ कैप्स। एंड उसके अलावा बाद में सिंगल ग्रुप में भी वी हैव लिस्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर किया, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि इंडिया लेवल पर बोथ ग्रुप का एवरेज कुछ 11-12% था, और सिंगल ग्रुप का एवरेज 20-22% इस बार नवंबर के एग्जाम में। तो कंपेयर टू दैट हमारा रेशियो बहुत ज़्यादा रहा है। इवन अभी फाउंडेशन में इंडिया का एवरेज 29-30% है, और अपने यहाँ ऑलरेडी 270-80 में से 100+ स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। अभी भी 15-20 ऐसे हैं जिनका अभी तक के हमको कंफर्मेशन नहीं आया है, तो उसमें भी होंगे कुछ। तो द थिंग इज कि हमारा रेशियो काफ़ी बेहतर है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ द प्रोसेस। हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें रेगुलरली करते हैं, जैसे आप में से जो लोग फाउंडेशन बैचेज में थे, आपको पता है हम लोग रोज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सेल्फ स्टडी का वर्क लेकर जाते थे, हम लोग टाइम टू टाइम हर चैप्टर के बाद टेस्ट देते थे। तो ये सब चीज़ें अगेन जैसे शर्मा सर ने बोला, फाउंडेशन लेवल पर शायद जो बच्चा उतना रेगुलर नहीं था वो भी, उसको भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, बट इंटर में ये छोटी छोटी चीज़ों का और डिफरेंस क्रिएट होगा। अब कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ एकेडमीज में क्लासेस सुबह 7:30 बजे स्टार्ट होंगी, शाम को 7 बजे तक चलेगी, तो वो स्टूडेंट्स फिर भी पढ़ेंगे उसके बाद जा करके। हम लोग तो आपके लिए शेड्यूल इस हिसाब से प्लान करते हैं कि हम लोग क्लास में टू द पॉइंट ही रखें चीज़ों को, लेकिन टीचिंग क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए भी हम लोग 4 बजे के पहले वाइंड अप कर लें, सो दैट या तो अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट या तो इवनिंग का स्लॉट आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिले। क्योंकि सिर्फ टीचर के पढ़ाने से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, स्टूडेंट को भी उसको अपने लेवल पर पढ़ना होता है। तो हम लोग ने इवनिंग का स्लॉट पूरा आपके लिए रखा है।
एंड उसमें भी हफ्ते में 2 दिन आपके लिए क्लास टेस्ट आ जाएगी. एज वी स्टार्ट विद द बैच 1-2 हफ्ते हो जाएंगे, कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर हर सब्जेक्ट की टेस्ट होना शुरू हो जाएगी. तो हफ्ते में 2 दिन तो आप 4 बजे के बाद और 1.5 घंटा बैठोगे ही, तो टेस्ट भी देना है अपने को, और फिर उसके बाद में घर पे जाकर के पढ़ना है. नीरज सर ने तो बहुत लिबरली 2-2.5 घंटे बोला आपको, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको 3-3.5 घंटे बोलूँगा, कि ताकि स्टार्टिंग से अपन थोड़े टाइट तो रहें, थोड़े ढीले भी हुए तो अपन 3 पे आए, 2.5 पे आए, उससे नीचे तो जाना ही नहीं है. सो 3-3.5 घंटे घर पे पढ़ना है. अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ आवर्स से क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क पड़ता है, आपको उतने आवर्स तो चीज़ों में डालना ही पड़ेगा जितने रिक्वायर्ड हैं. इवन ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, जिनका ग्रास्पिंग बहुत फास्ट है, उनको भी उतने आवर्स डालना पड़ा, एंड उन्होंने डाला. जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी क्लास में बहुत फास्ट समझता था, लेकिन मैं घर पे खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लिख लिख के प्रैक्टिस करता था. दैट वाज माय अप्रोच. एक एक क्वेश्चन मैंने लिख लिख के किया था एग्जाम के पहले, वेदर इट वाज इंटरमीडिएट और फाइनल, और उसका रिजल्ट मुझे मिला. मुझे भी कॉस्टिंग और एफएम तब कंबाइंड था, उसमें 98 मिले थे उस समय. तो द थिंग वाज कि रिटन प्रैक्टिस करता था. सो अब आप लोगों से भी वही हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे. हम तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताते रहेंगे. अब ऑलमोस्ट सभी क्लासेस 2-2 घंटे की रहेगी, तो हमारे पास बहुत टाइम रहेगा आपके साथ बातचीत करने को. तो पढ़ाई के साथ साथ में हम लोग आपको एडवाइसेस देते रहेंगे. स्टूडेंट्स पहले दिन से आके पूछते सर आपने रैंक कैसे लाया, हमको एडवाइस दे दो, हम भी ला लेंगे. बेटा वही तो बात है ना, एक दिन का एक मैजिक फॉर्मूला रहता था तो क्या बात थी. अब आप 1 महीने के बाद आओ, एक महीने तक तो आपका सेल्फ मोटिवेशन ही चलते रहेगा. 1 महीने के बाद आओ, तब आपकी क्या दिक्कत जा रही है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो मैं तो आपको 3-4 ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा जिससे रैंक आ जाएगा. ओके, मैंने ऐसे वीडियोस बना करके भी यूट्यूब पे डाल के रखे हैं, बट उसका कोई वैल्यू नहीं जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे हम लोग. It's about multiple revision, consistent studies, regularity and sincerity in the classes, giving all the class test, even if you may not be very well prepared. अभी क्या होगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा बैकलॉग बनना शुरू होगा. कभी कोई गलती से कोई क्लास मिस हो गई, लाइक सोए रह गए, या तो फिर तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ फैमिली फंक्शन आ गया, या कुछ अनअवॉइडेबल क्रिकेट मैच आ गई, ऐसा कुछ, तो क्या हो गया, क्लास मिस हो गई, उसके बाद में अपन रिकवर नहीं कर पाए, बैकलॉग बढ़ जाएगा. तो फिर उस चक्कर में क्लास टेस्ट की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फिर वो एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाएगा. उसमें मत फंसना. अभी जो हमारी ऑनगोइंग इंटर की बैच है, उनका रिजल्ट तो इनकी बैच से भी बहुत अच्छा आने वाला है. ये तो नवंबर 22 का है. मई 23 में जिनका रिजल्ट आएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी इवन बेटर देन दिस, बिकॉज वो बैच में और हमको सिंसेरिटी दिख रही है. स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग द फिजिकल क्लासेस रेगुलरली, एंड कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने अभी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हुई तो ग्रुप 1 का मॉडल टेस्ट पेपर लेके सॉल्व कर दिया और हमको दे दिया सर चेक करवा के दे दो. मतलब कि इतने वो लोग एडवांस में चल रहे हैं. तो वो एंड दोज आर द स्टूडेंट्स जो उसमें से कई लोग 11-12 से साथ में, तो पूरा ट्रस्ट करते हैं वो लोग. तो मैं देख रहा हूँ कि उनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आने वाला है. मतलब आई विल नॉट बिलीव अगर उनमें से वो जो मैंने कुछ ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए उसमें से कुछ फेल हो जाएंगे, तो आई विल नॉट बिलीव दैट. तो वैसे ही अगर आपके एफर्ट ही आपने इतने बढ़ा दिया कि पास तो पक्का होना है, हाँ मार्क 420 आते हैं कि 480 आते हैं कि 540 आते, तो वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन पास तो पक्का होना है, उतने एफर्ट्स करना है, एंड उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स करना है, मतलब जम के. और थियोरी सब्जेक्ट हर किसी को पसंद नहीं आते हैं, किसी किसी का प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो भी अपने को उसको लेके चलना है. ठीक है, हमको हर चीज़ को बैलेंस आउट करके चलना है. कई लोगों का सो टाइमलाइन भी, हाँ मैं बना, कई लोगों का हमने ये भी देखा है कि ये जो सुबह उठते नहीं है ना, उठ नहीं पाते, तो उस चक्कर में जो पहला क्लास मिस हुआ, तो पहला क्लास नहीं, उनका पूरा सीए की डिग्री मिस हो जाती है. तो ऑब्वियसली आपने जब सुबह क्लास नहीं किया, आराम से उठे, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है. बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे जिनके यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आए फाउंडेशन में, बट आगे क्योंकि सुबह उठ नहीं पाए और सुबह पहली क्लास कॉस्टिंग की मिस कर दिया, क्योंकि टाइम तो है नहीं ना, दिन भर क्लास, और अब सर ने 3-3.5 घंटे भी बोले तो टाइम तो है नहीं, और सुबह मिस कर दिया तो कवर कब करोगे. तो वो बात ध्यान रखना कि सुबह उठने का मन नहीं करे तो सोच लेना सीए करना है कि नहीं करना है, मतलब सीधी बात है. अब पैकेज वो 10 लाख वाला कि 4 लाख वाला, तो सीधा डिफरेंस वहाँ क्रिएट होता. तो उठना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ठीक है, अब तक उठे नहीं उठे, अब उसके लिए रात में सो जाना, जो भी हिसाब से आपको बैक ट्रैक करना है कितने घंटे सोते हो, बट वो पहली क्लास मिस नहीं होनी चाहिए. इट इज अबाउट डिसिप्लिन एंड हैबिट. एक दिन मिस किए ना तो फिर आदत हो जाएगी, चलो 2-4 दिन मिस, 1-2 महीने मिस, बस 1-2 महीने में 1-2 लेवल देने, सीए इंटरमीडिएट में, सीए फाइनल मिस, गया सीए. तो वो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी. एंड ये सर आपके सामने टाइमलाइन बना रहे हैं, सर साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर दी दो. देखिए अभी अपन लोग फरवरी में फर्स्ट वीक में बैठे, हम लोग फरवरी मिड में स्टार्ट करने वाले क्लास. तो यहाँ से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, अंदाज से यहाँ से लगेंगे अराउंड 6 months टू कंप्लीट योर क्लासेस.
ओके, ग्रुप 1 कंप्लीट होता है बाय अराउंड मई एंड, और उसके बाद में स्टार्ट होता है ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 कहाँ पर कंप्लीट होगा? अराउंड अगस्त मिड, राइट। तो अब ये एक अच्छी बात ये है कि आपके क्लासेस के ड्यूरेशन में इस पीरियड में ज़्यादा फेस्टिवल्स नहीं आते हैं। फेस्टिवल्स मेनली आते हैं ये नेक्स्ट बैच में, हमारे अगस्त से जो फरवरी वाली बैच रहती है उसमें ज़्यादा फेस्टिवल्स आते हैं। तो उसमें छुट्टियाँ बहुत होती हैं हम लोगों को, क्योंकि दिवाली की छुट्टी देना ही है, दशहरा है, राखी है, तो हम लोगों को वहाँ पर क्लास का जो काफ़ी और टेंशन रहता है सिलेबस टाइमली करने का। ये बैच में उतना टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि अपन होली के लिए भी ज़्यादा छुट्टी नहीं देंगे, ठीक है। होली एक आता है और फिर बाकी 1 मई को महाराष्ट्र डे आता है, लेबर डे और महाराष्ट्र डे, तो उस दिन भी नहीं देते अपन छुट्टी। तो क्योंकि अपने को मेहनत करना है ना, तो लेबर डे के दिन तो और मेहनत करेंगे अपन, और ऐसे अपना चलता है। हाँ, इंडिविजुअली किसी कोई फैकल्टी का कभी जम नहीं रहा है तो तब वो फैकल्टी की क्लास ऑफ रहेगी, लेकिन इट विल बी कॉम्पेंसेटेड विद क्लास टेस्ट ड्यूरिंग दैट स्लॉट और सम एक्स्ट्रा क्लास ड्यूरिंग दैट स्लॉट। हम आपको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पर अराउंड स्टार्ट करेंगे। अब हमारा दिन जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए। द बेस्ट वे टू अर्न मोर टाइम इज टू गेट अप अर्ली, ओके। दिन जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास फ्रॉम 7 AM, 7 to 9 AM, एंड ये यहाँ पर हमारा क्लास चलेगा कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग का, फॉर 3.5 months, 3 to 3.5 months। एंड उसके बाद में आपको ब्रेक रहेगा, ब्रेकफास्ट ब्रेक रहेगा। मैं तो कहता हूँ सुबह 7 बजे की क्लास के पहले भी एटलीस्ट एक केला या एक फ्रूट कुछ तो खा के आया करो, तो क्लास में भूख नहीं लगती। नहीं तो सुबह सुबह जल्दी उठ गए तो 9 बजे तक बहुत भूख लग जाती है, तो एक कुछ बेस रहना चाहिए। 9:30 to 11:30 आपका क्लास रहेगा यहाँ पर कौन सा? ग्रुप 1 का अकाउंटिंग, अकाउंट्स 1 लिख रहा हूँ मैं। अभी तो हम लोग आपको जो पूरा प्लान बता रहे हैं इट इज एज पर द एग्जिस्टिंग करिकुलम, क्योंकि न्यू अभी तक आया नहीं है। मान लो आज ही शाम को आ जाता है या 3 दिन में आ जाता है, या हो सकता है 10 महीने बाद आए। मान लो अभी आ जाता 3 दिन में, तो फिर मैं उस हिसाब से वापस आपका सेशन ले लूंगा और हम लोग पूरा रिप्लान कर लेंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट। अब इतना विश्वास करो कि हम लोग सीए बन के बैठे तो प्लानिंग तो अच्छी करते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी पढ़ाई की भी प्लान अच्छी की और आपके लिए भी अच्छा करेंगे। तो प्लानिंग वाला पार्ट एज फार एज दैट इज कंसर्न, डोंट वरी। तो अकाउंट्स 1 ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो सुबह अच्छे फ्रेश दिमाग से आप पढ़ोगे। और शर्मा सर पढ़ाएंगे आपको कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, कंटिन्यूएशन में हो जाता है। अब यही कॉस्टिंग, चलो ग्रुप 1 पहले कंप्लीट करते हैं अपन, फिर आपका 11:45 से 1:45 का स्लॉट रखा है हमने टैक्स का, जिसके अंदर में 2 पार्ट्स हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स। रेगुलर बैच जो स्टार्ट होगी उसमें हम पहले पढ़ेंगे इनकम टैक्स, उसके बाद पढ़ेंगे जीएसटी। टैक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 14 फरवरी से समझो अराउंड अप्रैल एंड तक के, या 25 अप्रैल 30 अप्रैल तक के अपना चलेगा इनकम टैक्स। उसके बाद 1 महीने में अपना कंप्लीट करेंगे अपन जीएसटी। ये अप्रोक्सीमेट डेट्स हैं एकदम। 30 अप्रैल को आके मत बोलना सर इनकम टैक्स के दो लेक्चर तो बचे हैं, तो क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं है, यहाँ पर इंटरैक्टिव क्लास रहेगी, आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो। सो सब कुछ हमेशा ही टाइमली कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो डेट प्रॉमिस के आराम से 20-25 दिन आगे कंप्लीट हो रहा है। फाउंडेशन में भी आप लोग ने देखा, और अभी इंटर में तो और ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारी नेक्स्ट बैच भी हमको आगे स्टार्ट करना रहता है। फिर इसके बाद में रहता है आपको लंच का टाइम रहता है 2:10 से 3:40-45 मिनट तक के रहता है हमारी लॉ की क्लास। इसको और 5-10 मिनट सर एक्सटेंड कर सकते हैं, उनको बोलना मत सर 3:45 बोले थे सेमिनार में। ब्राउशर में भी 3:40 छपा होगा, लेकिन अगर उस रूम में शाम को और कोई क्लास नहीं रहती, इसको और 5-10 मिनट एक्सटेंड करके 4 बजे तक आप मान के चलो दिमाग में, ठीक है। 15 मिनट बाद वाली मेट्रो मिलेगी। तो ये लॉ रहेगा। ये कौन पढ़ाएंगे आपको? शशांक शर्मा सर, राइट। अब टैक्स एंड लॉ तो डेफिनेटली 31 मई तक के जाएंगे, टैक्स एंड लॉ, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। एंड लॉ में तो टाइम भी थोड़ा कम है पर डे, और कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स हो सकता है मिड में 15 से 20 मई के बीच में कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स। टैक्स बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स इसमें जो लगते हैं वो सबसे ज़्यादा लगते हैं, ओके। अब इसके बाद में आपको इवनिंग में टाइम रहेगा, आपको 4 to 5:30 PM आपका कभी कभी रहेगा टेस्ट, नॉट डेली, कभी कभी रहेगा क्लास टेस्ट। इसका हम लोग आपको एडवांस में इंटीमेशन दे देंगे कि आपका सो एंड सो डेट को सो एंड सो सब्जेक्ट के चैप्टर्स का टेस्ट है, आपको पढ़ के आना है, और वो प्रॉपरली चेक होकर के आपको मिलता है। चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, हर सब्जेक्ट के अराउंड 7 से 9 क्लास टेस्ट होती है, 7 to 9 क्लास टेस्ट पर सब्जेक्ट। तो आप कैलकुलेट कर लो 8 सब्जेक्ट से 7 भी पकड़े लोअर साइड में, तो टोटल आपको 56 क्लास टेस्ट देने का है,
देना पड़ रहा है कि देने मिल रहा है वो सोच लो। 56 क्लास टेस्ट, और ये कभी कभी रहेगा क्लास टेस्ट, वरना आप 4 बजे फ्री हो जाओगे, घर जाओ, और फिर आपके पास में रात को आप 10-11 बजे तक के सोओगे, तो 11 PM 12 जो भी। इसमें 2 टाइप का यहाँ पर आगे प्लानिंग हो सकता है। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो घर जाकर के इस टाइम पे 1 घंटा सो जाते हैं, दैट इज फाइन, क्योंकि सुबह से थके, दिमाग को ब्रेक दो, दिन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट ये सुबह से उठ करके क्लासेस करने तक के, घर जाके सो गए, लेकिन फिर एक लिमिट रख के उठना है ना, मतलब फिर उठ रहे 9 साढ़े 9 बजे, फिर पूरा दिन खराब हो गया, फिर रात को नींद नहीं आ रही, फिर सुबह उठ नहीं रहे, पूरी साइकिल खराब हो गई। आई हैव बीन थ्रू दैट फेज। तो ये जो है आपको टाइम से एक ऑप्शन क्या रहता है, घर जाके सो गए, 1 घंटा सो गए, मतलब किसी किसी के पास पावर रहता है, जैसे नीरज सर के पास है कि 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, कहीं इनको तो टेबल पे भी आ जाती है 5, अभी थोड़ी देर अगर आंख बंद करेंगे तो नींद आ जाएगी। ये पावर है बेटा, सुपर पावर है। तो अगर आपके पास है, वैसा है किसी के पास वैसा पावर, मालविका के पास है, तो आप घर जाके बढ़िया सो जाओ 1 घंटा, उसके बाद में उठ करके फिर आप थोड़े फ्रेश हो, फिर रात को 11 बजे नहीं, फिर आप 12 तक जग सकते हो क्योंकि सोए हो, तो आपको 3 घंटे की पढ़ाई निकालना है। वो 3 घंटे में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आपको क्लासेस के दौरान भी आगे समझेगी बात, कि ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को दो, बीइंग कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स। उसमें क्या करना सर, जो क्लास में कराए वो क्वेश्चंस को रीड कर लेना, दोबारा बस पढ़ लेना क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है, और जो बुक में सॉल्व क्वेश्चंस है और भी बहुत सारे सॉल्व रहेंगे, उसको उसका आंसर हाइड करके उसको खुद से ट्राई करना, तो क्योंकि सिमिलर रहते हैं लेकिन आपका उसमें टेस्ट हो जाता है, फिर अपने आंसर को बुक में जो छपा है उसके साथ कंपेयर करना। तो 3 घंटे में से मैं एक्सपेक्ट करूंगा 2 घंटे आपने कॉस्टिंग प्लस अकाउंट्स को देना चाहिए, ठीक है, और रिमेनिंग जो बना रहे हैं उसको आप 30 मिनट्स टैक्स और लॉ करो, या 45 मिनट्स किसी दिन टैक्स को दिया, सिर्फ 15 मिनट में लॉ पलटा लिया, और किसी अगले दिन लॉ को ज़्यादा टाइम दिया, टैक्स को कम में किया, ऐसा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे आपने मान लो मंडे को टैक्स को ज़्यादा वेटेज दिया तो ट्यूसडे को लॉ को ज़्यादा देना, ऐसा करना पड़ेगा। डेली यू कैन नॉट गिव 1 आवर टू ईच सब्जेक्ट। एंड आप ऐसा भी मत करो, कई स्टूडेंट करते हैं सर हम ना अकाउंट्स खोल के बैठे तो 3 घंटे उसी में लग गए, वेरी पुअर प्लानिंग। मतलब आप खोल के बैठे तो बंद करना भी तो आपके हाथ में था ना, आप 1 घंटे के बाद आपने बंद कर देना था, टाइम हो गया, जितना हो रहा था वो हो गया, आगे आपकी एफिशिएंसी कम ही होते जा रही है। सो क्योंकि आपका बाकी 3 सब्जेक्ट्स का वहां पर सैक्रिफाइस हो रहा है। सो आई वुड रिकमेंड कि आपने रोज का रोज जो करा रहे वो घर पे देखने का वो रखना चाहिए टारगेट। कुछ ना कुछ छूटता है थोड़ा बहुत, तो कभी कोई क्लास में कभी कुछ टाइम मिल जाता है, ऑफ मिल जाता है, कभी कोई संडे का टाइम मिल जाता है, हियर एंड देयर, बस समय कहाँ मिलता है उसके फिराक में रहना, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थोड़ी लिमिटेड ही रखना है क्योंकि समय लिटरली नहीं है। अब इतना कर लोगे अगर आप, तो आप रात को 11-12 बजे तक सो जाओगे। जो बच्चा घर जाकर ही थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट लेकर के थोड़ा बहुत टहल टोल के, अगर मोबाइल में कम टाइम वेस्ट करना, क्योंकि उस इट टेक्स अवे लॉट ऑफ योर एनर्जी। फिजिकल क्लास कर रहे हो, मोबाइल ये क्लासेस के बीच में, तो मतलब आप बिल्कुल नहीं देखो, नहीं के बराबर ही देखो तो चलता है। डेटा पैक एक तो बहुत डेली वाला लो मत, ठीक है, लिमिटेड वाला डेटा पैक लो। दूसरा वाईफाई यहाँ का पता मत करो क्या है। तीसरा जहाँ रहते हो वहाँ पर भी वाईफाई कनेक्शन लो मत, तो वैसे ही आपको मोबाइल का कंजम्पशन लिमिटेड रहेगा, ओके। क्योंकि मोबाइल विल टेक अवे लॉट ऑफ एनर्जी। आप मोबाइल कैप्स लर्निंग ऐप के लिए नहीं, आप इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और ये बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करोगे, तो वो बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता है ना। रील्स और 1-1 मिनट के शॉर्ट्स देखते देखते कितने मिनट चले जाते हैं पता नहीं चलता है। सो अभी थोड़ा सा उसको अपने को कर्टेल करना है, एंड सेल्फ कंट्रोल से। ऐसा नहीं कि मम्मी को मोबाइल दे देते वो तिजोरी में रख लेंगी, नहीं, वो मम्मी क्यों कंट्रोल करेगी आपका मोबाइल, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। अब प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं ना बेटा। सो तो इससे आपको टाइम तो मिल जाएगा। खाना पीना हेल्दी रखना है, रोज रोज बाहर का मतलब ये अनहेल्दी नहीं खाना है। छोटी छोटी बातें लेकिन मैटर करती है। हेल्थ खराब हो गई, अगर एनर्जी नहीं रही तो पूरा सत्यानाश हो जाता है। 1-1 हफ्ता खराब हो जाता है तो पूरा उसका फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट आगे तक के आता है, बिलीव मी। फिर स्टार्टिंग से सिंसियर रहना है। अब 11-12 बजे तक के सो गए, एज द केस में भी सुबह उठना है आपको 5:30-6 जो भी आपके लिए सूटेबल टाइम है। टाइम टू टाइम क्लास पहुंचना है, ठीक है। प्लानिंग वैसी करना कि अपन 5 मिनट पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि कई बार ना क्लास के पहले 5 या 10 मिनट में ही वो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाता है और बाकी क्लास में उसका सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो जो बच्चे 10 मिनट लेट आते हैं वो यही सोच में पढ़ते हैं, अरे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या जिसका क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे बेटा मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था 10 मिनट तक के स्टार्टिंग में, तो वो गया ना, उसका तो पूरा टॉपिक ही गया। एंड उसको अपने आप पे फिर डाउट होता है, यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, वेस्ट हो गया। 10 मिनट के कारण उसका आगे का 1 घंटा वेस्ट हो गया।
और फिर वो सब्जेक्ट को उसको सब्जेक्ट ही उसको कम पसंद आने लगता है, एंड फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। तो ये मेरा बोलना है कि आप बिल्कुल लाइव फिजिकल क्लासेस करो। हम लोग एक फैसिलिटी देते हैं जिसका बहुत मिसयूज करते हैं अपन लोग, बैकअप फैसिलिटी। कैप्स लर्निंग ऐप में पूरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग रहती है, सब मिल जाता है, तो अपने को लगता है अपने तो जेब में ही है, अपन तो बाद में कभी भी देख लेंगे। अरे लेकिन वो देखने का टाइम कब निकालोगे आप? जो आपका लेक्चर्स छूटते जा रहे हैं उसको जब अभी नहीं देख पाए तो बाद में कैसे देखोगे? और बाद में उतनी है कि खुद में सिंसियरिटी कि अपन वो देख करके प्रॉपरली लिख भी रहे साथ साथ में? नहीं, तब तो अपन कैसे भी, कई लोग तो देखेंगे भी नहीं, कई लोग स्किम थ्रू कर लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर लेंगे। थियोरी सब्जेक्ट में फास्ट फॉरवर्ड समझ में भी आता है, प्रैक्टिकल में तो आपको साथ साथ में सोचना है। टैक्स में तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप मेरे साथ कैलकुलेशंस करो, आपके सबके टेबल पे कैलकुलेटर रहना चाहिए क्लासेस के दौरान, नहीं तो क्या हम लोग तो कैलकुलेशंस करके लिख रहे हैं, एग्जाम में तो आपको करना है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट अलोंग विथ अस, और वर्स्ट टू वर्स्ट ऑनलाइन लाइव करना बेटर है, मतलब देन नॉट डूइंग इट एट ऑल, है ना। सो ये रहेगा आपका ग्रुप 1 का शेड्यूल। मान लो ये मिड मई में कंप्लीट होता है, तो इसी के इमीडिएटली बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका ये 2 स्लॉट में जो ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने लाइन भले यहां पर बनाया है, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट की लाइन थोड़ी पीछे खींचना पड़ेगा, खींच सकते हैं। अब यहां पर क्या रहेगा, कॉस्टिंग के टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस एज पर द एग्जिस्टिंग सिलेबस, एंड यहां पर स्टार्ट हो जाएगा अकाउंट्स 2 9:30 वाले स्लॉट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो है ये हफ्ते में 4 दिन एफएम रहेगा, 2 दिन इको रहेगा मॉर्निंग स्लॉट में। इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे सालवान सर, जिनसे आप ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पर आप में से कई लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। एडवांस्ड अकाउंटिंग, इसको अपन अकाउंट्स 2 बोलते हैं, तो नाम एडवांस्ड कर दिया, कुछ चैप्टर्स उसमें डाल दिया, और ये भी आपको डीजी शर्मा सर ही पढ़ाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट है अगेन कंटिन्यूएशन है, तो पहले का बेस काम में आता है। कॉस्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह एफएम में आपको हेल्प करते हैं, ये है। फिर टैक्स के स्लॉट में चालू हो जाएगा आपका ऑडिट का क्लास। टैक्स के स्लॉट में ऑडिट, जो कि सीए इंद्रेश गांधी सर पढ़ाएंगे, ओके, जिन्होंने आप लोगों का बीसीआर का 1 डे रिवीजन लिया था, राइट। और अभी उनका क्लास चल ही रहा होगा नीचे, नहीं उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज एसएम का चल रहा है। फिर यहाँ पर चलेगा EIS SM का क्लास, तो इसमें भी अराउंड 1 month to 1 month 5 days EIS चलेगा, 1 month to 1 month 5 days 10 days SM चलेगा, ये अराउंड 1.25 घंटे का स्लॉट। तो ये जो है, बट टोटलिटी में द सिलेबस विल बी टारगेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय 15th August। कुछ एक आधा सब्जेक्ट हो सकता है 15 की जगह 20 तारीख तक जाए, लेकिन और आगे पक्का नहीं जाएगा। अब इस दौरान ये जो फेज आएगा, यहां पर भी सेम एप्लीकेबल है जो मैंने आपको बोला, क्लास टेस्ट एंड सेल्फ स्टडी, राइट। अब ये जो है मैं इनके लिए बता रहा हूं, जिनको बोथ ग्रुप करना ही है उनके लिए ऐसा प्लान रहता है। जिनको एक ही ग्रुप करना नहीं सर, हमको लगता है कि हम अभी एक ही ग्रुप करना चाहते हैं, तो आप क्लासेस तो आपको यही करना होगा, ये ग्रुप की क्लास बाद में नहीं मिलेगी। और ग्रुप 1 करना है तो कौन सा, फर्स्ट वाला ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 थियरी सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये वाला ही आपको फर्स्ट ग्रुप लेना चाहिए। आर्टिकलशिप में भी इसकी नॉलेज काम में आती है। तो नाउ गोइंग अहेड, जिनको एक ग्रुप करना है उनको इसके बाद में बढ़िया सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाता है। मान लो आपने ग्रुप 2 की क्लासेस ही नहीं किया अभी, आप बोलोगे कि नहीं सर हम इसके 6 महीने बाद दिसंबर बैच में करेंगे, तो ओके, यू कैन डू ग्रुप 2 इन दिसंबर, ओके। एक तरीका ये है। तो यहाँ पर आपने वो ग्रुप की सेल्फ स्टडी किया, फिर टेस्ट सीरीज दिया, फिर एग्जाम दिया। बट कई स्टूडेंट एक ही ग्रुप करने के चक्कर में बहुत ढील दे देते हैं, एंड पिछले बैच में भी ऐसा हुआ जिनका नवंबर 22 में एग्जाम था, और उन लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप की क्लास किया, क्लास ही नहीं किया सेकेंड ग्रुप की, उसकी पढ़ाई करने के चक्कर में घूमे फिरे बहुत, क्योंकि टाइम बहुत था ना, और दे कुड नॉट पास दैट एग्जाम, ओके। आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको नाम बता दूंगा, लेकिन सेमिनार में किसी को डिफेम करने की जरूरत नहीं। बट देन वी हैव सीन दिस हैपनिंग ओवर एंड ओवर। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बोथ ग्रुप की क्लास कर लेते हैं कंटिन्यूएशन में, तो उसमें टाइट बना रहता है अपना मोमेंटम, और बाद में डिसाइड करते इस फेज में कि अपन ने अब एग्जाम फॉर्म बोथ का भरना कि सिंगल का। मान लो फॉर्म भी बोथ का भर दिया, फिर एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले उनको लगता है कि नहीं अपने से एक ही ग्रुप अच्छे से होगा, तो फिर एक ग्रुप अच्छे से करते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। इन दैट केस उनकी इसकी क्लासेस हो जाती है, बाद में दे सकते हैं मई मंथ में, और इंस्टीट्यूट विल गिव यू सम पैरेलल अटेम्प्ट्स ऑफ द ओल्ड कोर्स। अगर अगले मई से न्यू कोर्स लागू हो गया तो भी, तो ये वेस्ट नहीं जाएगा, ओके।
तीसरा, कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो पहले से क्लियर रहते हैं, नहीं हमको बोध ग्रुप करना ही है, बोध ग्रुप का टेस्ट सीरीज भी देना है और एग्जाम भी देना है। यही स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं कि जो कन्विक्शन में है पहले से कि हम लोग करेंगे, तो वो लोग बोध ग्रुप के एग्जाम देते, क्लियर भी करते हैं। सो इसलिए पासिंग रेशियो उसमें कम दिखता है, क्योंकि कई लोग उसमें कैजुअली देते हैं बोध ग्रुप में, जो सिंसियरली देते हैं उसमें से रेशियो ज़्यादा है। अब ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही नहीं रहेगी कि हम लोग सर ये चारों पेपर कर लेंगे और इसमें एक आधी पेपर में एग्जामिशन का ट्राई करेंगे। तुम इतने होशियार नहीं हो, है ना, इतने होशियार हो तो पूरे 8 पेपर करो। नहीं तो ये नहीं चलता कि सर हम ये ग्रुप में ना बाकी पेपर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अकाउंट्स में एग्जामिशन ला लेंगे। एग्जामिशन मतलब समझते हैं क्या होते हैं, 60+ ला लिया, 60 ला लिया तो वो पेपर आपको फिर 3 अटेम्प्ट तक दोबारा नहीं देना होता है, और न्यू कोर्स में तो हमेशा के लिए हो जाएगा वो एग्जाम। लेकिन इतने अपन होशियार रहते थे तो उतनी होशियारी फिर एक ही ग्रुप में लगाओ, और ज़्यादा होशियार हो तो फिर दोनों ग्रुप में लगाओ। मतलब एक पैर दरवाजे के अंदर और एक पैर दरवाजे के बाहर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एक ग्रुप कर रहे हो तो अच्छे से करो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर ये ग्रुप अच्छे से करना बाद में। अब यहाँ पर ये जो टाइम रहता है, इसमें सितंबर में हम लोग आपके लिए लेंगे टेस्ट सीरीज राउंड 1 एंड अक्टूबर में लेंगे टेस्ट सीरीज राउंड 2, राइट। टेस्ट सीरीज राउंड 1 में क्या रहेगा, आपके 8 पेपर रहेंगे, इसमें भी 8 पेपर रहेंगे फुल, मतलब 100 मार्क्स का पेपर, और उसमें एग्जाम स्टाइल से प्रॉपर ऑफलाइन में प्रीफर करेंगे, ऑनलाइन का ऑप्शन रहता है सब में, लेकिन उसमें हम लोग ऑल्टरनेट रखते हैं पेपर। लाइक मेन एग्जाम में तो आपको हर पेपर के लिए गैप मिलता है, इसमें हम लोग रखते हैं पेपर 1 ग्रुप 1 का, फिर नेक्स्ट डे रहता है पेपर 5 मतलब ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर, फिर पेपर 2, फिर पेपर 6, समझ रहे हो। तो जो बच्चों को एक ही ग्रुप देना है उनके लिए तो बढ़िया गैप मिल जाती है, और जो बच्चों को बोध ग्रुप देना है उनको तो वैसे ही एक्स्ट्रा मेहनत करना है, उनको हम इतनी गैप नहीं दे सकते, नहीं तो एक टेस्ट सीरीज 17-17 दिन चलेगी, तो पढ़ाई कब करेंगे। तो इसकी प्लानिंग यहाँ पर कैसे पढ़ना, ये लास्ट 2.5 मंथ्स, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेशन लूंगा, पर्सनली पूरा प्लानिंग वगैरह करके दूंगा समवेयर हियर, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने में आएगा तब, क्योंकि तब आप सिंसियरली उसको समझोगे। हम लोग चैप्टर वाइज प्लानिंग करेंगे, जो मैं अभी करंट बैच लेने वाला हूँ फरवरी के ये 2nd वीक में, तो इसकी प्लानिंग हम लोग करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड मेनी स्टूडेंट्स इन द पास्ट हैव यूज्ड दैट प्लान, cleared both the groups in inter, also amended that plan and helped them to clear in the final level also, okay। तो ऐसा रहेगा आपका टाइम मैनेजमेंट ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। माइंड में क्लियर है, कहीं कोई वेकेशन है क्या सर, कहीं कोई 10-15 दिन की छुट्टी है क्या, कहीं नहीं है बेटा, छुट्टी है ही नहीं। अभी आपको फरवरी के लास्ट डे के पहले ICI में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फरवरी के लास्ट डे के पहले, मतलब डोंट वेट फॉर दैट, जल्द से जल्दी कर डालो, ओके। न्यू कोर्स आएगा तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट होने का, अभी रजिस्ट्रेशन कर लो फरवरी में, अभी जल्द से जल्दी आपकी बैच स्टार्ट होने के पहले, ओके। जो भी इसके एग्जाम ये रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो भर दो। एग्जाम फॉर्म इधर कभी तो भी आता है, अगस्त सितंबर में आता है, ये तब भरना पड़ेगा आपको, एग्जाम फॉर्म बात की बात है। अभी रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप्स लिए कर लो, भले एक ग्रुप करने का सोच रहे होंगे तो भी रजिस्ट्रेशन बोथ के लिए कर लो ICI में, कोई नुकसान नहीं है, बाद में दोबारा फीस नहीं लगेगी, वो वैलिड रहता है फॉर सम ईयर्स, ठीक है। बाद में सिर्फ रिवैलिडेशन की फीस देना होगा, अगर 3-4 साल लग गए तो नहीं लगने वाले अपने को, ठीक है। अब ऐसा है, आप लोगों को सेट ऑफ समझते हैं, सेट ऑफ, हाँ। तो अगर आपको वैसे तो हर सब्जेक्ट में 40-40 रिक्वायर्ड है, लेकिन एग्रीगेट कितना चाहिए 200, तो ये तो फाउंडेशन में भी था, वैसे ही 2nd ग्रुप में भी है। अब मान लो आपको ये ग्रुप में सब में 60 आ गए, टोटल आ गया 240, और ये ग्रुप में सब में 40 आ गए, टोटल आ गया 160, तो भी आप पास हो गए। अगर आपने ये एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में साथ में दिया है तो, ग्रुप 1 नवंबर में दिया और ग्रुप 2 मई में दिया तो ऐसा सेट ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ग्रुप में इंडिविजुअली 200 नहीं बना, लेकिन ग्रुप 1 में एक्स्ट्रा 40 मार्क थे जो इधर काम में आ गए, तो ऐसी मार्कशीट अगर आपकी आई तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया लकी मानूंगा। लेकिन ये सेट ऑफ में कई बच्चे पास होते हैं बोथ ग्रुप्स, तो विच इज़ वेरी मच देयर। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो टेंशन लेते रहते हैं लेकिन साथ साथ में पढ़ाई जरूर करते रहते हैं, जैसे जो बोध ग्रुप के मैंने आपको फोटोज दिखाए थे उसमें कुछ थे टेंशन बड़ा लेते थे क्लास के दौरान, लेकिन अपनी पढ़ाई बंद नहीं की थे घर पे, तो वो लोग पास हो गए। और कुछ लोग रहते थे जो कि मतलब टेंशन भी लेते थे लेकिन पढ़ाई भी नहीं करते थे, और कुछ लोग ये टेंशन भी नहीं लेना मतलब, तो सब टाइप के रहते हैं अपने तरफ। तो आप लोग सबसे बेस्ट रहता है टेंशन कम लो, पढ़ाई ज़्यादा करो, क्योंकि अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में पढ़ाई करना, तो है ना। टेंशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, बस एक लिमिट तक के, जितना आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करके रखे। लेकिन अगर एक ग्रुप दिया, पहले 240 आ गए फर्स्ट ग्रुप में पास, बाद में 2nd ग्रुप दिया 160 आए, तो सेट ऑफ नहीं मिलता, दोनों एक साथ दिया तो ही सेट ऑफ है।
एंड वो ग्रुप 2 करना कि नहीं ना, उसका देखो आप एक ग्रुप कर रहे हो, बोथ ग्रुप कर रहे हो, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए इन केस। अब यहाँ पे ये सोच के पढ़ोगे कि दोनों ग्रुप का ऑप्शन है आगे, मतलब दोनों ग्रुप कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट ग्रुप को अभी खत्म करोगे। बट लोग क्या सोचते हैं, मुझे तो एक ही ग्रुप करना है, तो मुझे शाम को आके पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना मुझे यहाँ 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, मैं तब कवर कर लूंगा। तो उसका सेकंड ग्रुप तो गया, फर्स्ट भी पक्का ही जाता। तो आपको हाँ होता है। तो आपको सेकंड ग्रुप करना कि नहीं, उसकी डिसीजन अपन ये ग्रुप 1 होने के बाद ले सकते ना। भले आप एक करो, डैट इज ओके, बट यहाँ पे एक बार पवन सर से, मुझसे, प्रियांशु मैम, शशांक सर, इन लोगों से बात करना, शर्मा सर से, एंड देन डिसाइड करना कि आपने सेकंड ग्रुप करना कि नहीं, जो भी आपको लगा फर्स्ट ग्रुप का आपका। बट फर्स्ट ग्रुप पढ़ते टाइम तो ये पढ़ो कि बाद में टाइम नहीं है, वो 2 महीने तो सेकंड ग्रुप करना है, एंड यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप खत्म करने का ट्राई करो। थोड़ा बहुत बच गया एंड आप सेकंड नहीं करने का सोचते तो और हेल्प मिलेगी, आपका स्कोर बढ़ेगा, बट इसकी डिसीजन थोड़ा बाद में लेना, अभी से मत सोचो। तो आप लोगों को लग तो नहीं रहा कि आप लोग बहुत अनफॉर्चुनेट होकर ओल्ड कोर्स ही लग गया तो 8 पेपर देना पड़ेगा? तो आपकी किस्मत आपके हाथ में, आप वेट कर लो 6 महीना, मतलब नहीं वो 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी, वही। अभी तो ओल्ड में रजिस्टर करो, जो हाथ में उसको कर डालो, खत्म। नया आया भी तो आपका ऑप्शन देंगे वो लोग, ये उनका हेडेक है कि कैसे ऑप्शन देने का। नया अभी क्या बीच में तो ऑप्शन मिलेगा कि कैसे शिफ्ट होना कैसे नहीं, बट अभी तो आपको ओल्ड में रजिस्टर करना है सभी को। मान लो सर अपन ने एक ग्रुप नवंबर में पास कर लिया, दूसरा ग्रुप रह गया मान लो, जो कि पॉसिबिलिटी, तो फिर हमको अब न्यू कोर्स में सेकंड ग्रुप देना है जहाँ 3 ही पेपर है, तो पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हो सकता है तब आपको कॉस्टिंग देना भी नहीं पड़े, 2 ही पेपर देना पड़े, लेकिन आप अभी जो कोर्स हाथ में उसको लेकर के पढ़ाई तो शुरू कर दो। अब कैप्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आप अगर बोथ ग्रुप अभी से लगाना चाहते हैं तो आपको उसमें कुछ कंसेशंस वगैरह है, स्कॉलरशिप है, क्योंकि आप एक साथ ट्रस्ट करें तो हमको भी बाद में मतलब आपके लिए कुछ फॉलोअप करने का कोई हेडेक नहीं, तो इसलिए हम लोग जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप लगाते हैं तो वो स्टूडेंट्स को हम लोग पूरी मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे देते हैं। अब लगा लिया आप, लेकिन आपको ये बैच स्टार्ट होने के पहले तक रियलाइज हो कि अपना तो ग्रुप 1 में बैंड बजी पड़ी है, तो आप एप्लीकेशन दे दो और आपके ग्रुप 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे दिसंबर में, दिसंबर वाली बैच में, और तब अगर न्यू कोर्स का ग्रुप 2 चलता रहेगा तो जो भी रिस्पेक्टिव रिफंड बनता है वो आपको रिफंड भी दे देंगे, तो चिंता मत करो, हम लोग आपके पैसे खा नहीं जाएंगे। अगर आप बैच स्टार्ट होने के पहले ही ड्यूली इंटीमेट कर दोगे कि हमारा ग्रुप 2 जो है वो अभी नहीं करना बन रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, बैच स्टार्ट होने के बाद अगर बोलोगे कि अभी हमने 1-1.5 महीना तो पढ़ लिया लेकिन हमको अब शिफ्ट होना है, तो फिर हम लोग नॉमिनल कुछ 2000 रुपीज़ वगैरह पर सब्जेक्ट चार्ज करके आपको शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि दैट इज कन्वीनियंस चार्ज, क्योंकि नोट्स भी रहते हैं, फैकल्टीज का भी मेहनत तो हुआ ही है, तो वैसा तो डबल फीस नहीं लगेगी एक बार आपने ज्वाइन किया तो। एंड ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स भी आता है तो आपका फीस का आपको चिंता नहीं करना है, हम लोग आपको बिल्कुल बेस्ट पूरा करके देंगे। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, यही सब चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट होता है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, क्योंकि क्लासेस तो फिर भी सभी स्टूडेंट अटेंड कर लेंगे, आ जाएंगे, उसमें भी खैर 20% स्टूडेंट फीस भरने आते हैं सिर्फ, तो अब ऐसे स्टूडेंट्स की हमको बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स बाकी लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। मतलब एक्चुअली हमारे कोर्स की फीस जो आपको चार्ज करें उसके 1.5 टाइम्स है एक्चुअल फीस, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं तो उन पर हमारा खर्चा नहीं होता है ना, तो आप लोगों को हम लोग सब्सिडाइज फीस दे देते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दे आर स्पॉन्सरिंग यू। अब आप स्पॉन्सरर बनना चाहते हो कि आप बेनिफिशियरी बनना चाहते हो, तो वो आप देख लो, आपको सब्सिडाइज्ड फीस का बेनिफिट चाहिए या आपको किसी के लिए डोनेशन करना है, खैर दोनों अच्छी चीज़ें है ना, नथिंग रॉन्ग। आप देश में किसी सिटीजन को सीए बनने में मदद कर रहे हो, उसकी फीस दे रहे हो कोचिंग क्लासेस वाले को, टीचर्स को, तो दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। नाम लिखवा के देना है कि फीस तो मैं मेरे नाम से दे रहा हूँ, बट इसको मेरे दोस्त के लिए यूज़ करना, ठीक है, मेरे दोस्त को एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ नोट्स दे देना, तो वो भी हम लोग करवा देंगे आपके लिए, ठीक है। प्लीज बी रेगुलर एंड सिंसियर इन द क्लासेस, प्लीज बी ओके, क्योंकि वो बाद में हम लोग एक एक का फॉलोअप नहीं करेंगे, अभी 11वीं 12वीं की लेवल नहीं है कि आपका रोज का रोज अटेंडेंस देखेंगे, चेहरा दिखाओ मशीन में, और या जो भी तरीके से फिर आपके पेरेंट्स को फ़ोन कर रहे हैं कि आपका बच्चा तो 4 दिन में से 2 ही दिन आया, वो नहीं करेंगे। अब आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, लेकिन पढ़ो, ओके। कुछ स्टूडेंट मिस होता है जेन्युइन रीज़न से, घर पे बैकलॉग से बैकअप से करते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। अब हम लोग एक क्लास लगाने के पहले क्या क्या फैक्टर्स देखना चाहिए, हमने एक मेन फैक्टर देखना चाहिए कि जो फैकल्टीज हमको पढ़ाने वाले उनका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पर तो खैर आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि डीजे शर्मा सर जो आपको मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस दिख रहा है आपको एंड क्वालिफिकेशंस भी आपको पता है, तो और उनका जो टीचिंग स्टाइल है साथ साथ में बेस्ट है। तो हम लोग खुद उनके स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर सर के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव इन हिम। तो सर का ये सब जो क्रेडेंशियल्स है ये सब आपको बार बार इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है,
जो देर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जिसमें आप जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग सर की टेक्निक देख सकते हैं। आप लोग सिर्फ डीजे शर्मा सर के नाम से सर्च करोगे तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। देन यहाँ पर सभी जो टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा खासा है। अब उसमें लीस्ट एक्सपीरियंस्ड है इंद्रेश गांधी सर, जो कि खुद ऑलरेडी 4 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं एंड जो पूरे इंडिया लेवल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस कोई एंगल से कम नहीं है। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उन्होंने केटर किया इन अ शॉर्ट टाइम, इट्स अ ह्यूज। एंड राहुल सर, शशांक सर एंड माई सेल्फ, हम लोग भी 11-11 साल से पढ़ा रहे हैं। मुझे सीए बनने को 11 साल के ऊपर हो चुका है। देन मनोज शर्मा सर से मैं खुद पढ़ा हूँ, सालवान सर से भी मैं खुद पढ़ा हूँ। तो ये इन लोगों का एक्सपीरियंस है। एक चीज़ ये देखना चाहिए, क्वालिफिकेशन सबके नाम के सामने डिग्री देख लेने का कि क्या लिखा है ना, कि मतलब वो बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो देखो FCA और CAF में फ़र्क होता है, पता है क्या आपको? हाँ, तो ये हम लोग के नाम के आगे ना, हम लोग पहले FCA लिखते थे, अब CA लिखते हैं सिर्फ। क्यों? ताकि वो FCA में भी लोग कंफ्यूज ना हो कि फाइनल लेवल पर है कि FCA मतलब फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो जिसको 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस रहता है। खैर मैंने भी तीनों एग्जाम्स क्लियर किया है, शर्मा सर को देखकर ही किया है ऑब्वियसली। एंड मेरे रैंक्स आए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। हर लेवल पर CA CS के एग्जाम में रैंक थे, और CA में भी बाद में क्लियर किया था विथ हाईएस्ट मार्क्स इन ग्रुप 2 इन ऑल इंडिया इन इंटरमीडिएट, मुझे याद भी नहीं है सब। अब टैक्सेशन आई हैव बीन टीचिंग सिंस सितंबर 2013 टैक्सेशन। ओके, जब डॉक्टर जैन सर का डिमाइस हुआ था तो आई वाज गिवन दिस सब्जेक्ट, तो तब से आई हैव टॉट मोर देन 18 रेगुलर बैचेस ऑफ टैक्सेशन। एंड इन बिटवीन GST आया था, तो GST के मैंने प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज लिया है, तो आई एम वेरी वेल इक्विप्ड टू टीच यू। एंड मेन बात रहती है, साथ साथ में जो नोट्स आपको मिलते हैं उस पर पर्सनली मैं खुद मेहनत करके अपडेट करता हूँ, किसी को डेलीगेट करके काम नहीं करवाया। एक एक चीज़ आपको अपडेटेड मिलती है। अभी अर्ली बर्ड वालों को सिर्फ GST की मेन बुक मिली है, आपको टोटल टैक्सेशन में 5 बुक्स मिलती हैं। तो ये जो 5 बुक्स है उसमें एक GST की मेन बुक रहती है, 2 इनकम टैक्स की मॉड्यूल्स रहती है, और 2 MCQ की बुक रहती है। क्योंकि आपके ये जो 4 सब्जेक्ट है बेटा, कहाँ गए ये 4 सब्जेक्ट में 30% विल बी MCQ बेस्ड, और ये MCQs बहुत आसान नहीं रहेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो इससे अच्छा स्कोर कर सकते हो। 30% MCQ में कुछ 1 मार्क के, कुछ 2 मार्क के रहते हैं, और इसमें कुछ केस स्टडी बेस्ड रहते हैं। आपको केस स्टडी दिया है, उसको एनालाइज करके आपको आंसर्स लिखना है, तो आपको बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई करना पड़ता है। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू MCQ बुक इन टैक्स, जिसमें 1000 MCQs इनकम टैक्स के हैं, ऑलमोस्ट 1000, ऑलमोस्ट 500 MCQs GST के हैं। एंड उसके अलावा इसमें कई MCQs तो ICI के अलग अलग मटेरियल के लिया है मैंने, कुछ नहीं छोड़ा है, और कुछ MCQs मैंने मतलब कई मैंने खुद भी बनाए हैं। फिर जो आपको मेन मटेरियल मिलता है उसमें मैंने ICI के पास्ट 20 साल में जितने अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज अरेंज करके रखे हैं। थियरी क्वेश्चन है तो थियरी के साथ में प्रैक्टिकल है, तो सॉल्व में या तो अनसॉल्व में। अनसॉल्व वाले हम लोग क्लास में करते हैं। हम लोग क्लास के अंदर में इनकम टैक्स में 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं क्लास में, और GST में भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस सिर्फ क्लास में। तो उससे ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी के लिए रहता है घर पे। इनकम टैक्स में 350, GST में भी 100 से 120 से ज़्यादा। तो मतलब मटेरियल बहुत सफिशिएंट है, बिलीव मी। एंड इंपॉर्टेंट बात रहती है, टैक्स में मटेरियल अमेंडेड एंड अपडेटेड रहना चाहिए, जो कि है। आपको जो बुक्स मिलेगी वो 31 अक्टूबर 22 तक के अपडेटेड रहेगी। उसके बाद 30 अप्रैल तक के जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं आएंगे, तो वो मैं आपको अलग से उसका फर्रा प्रोवाइड करूंगा, उसका छोटा सा स्टडी मटेरियल रहेगा अलग से। तो वो दैट इज अप टू मी, बिफोर आवर बैच कंप्लीट्स आपको पूरा अपडेटेड सब मिलना हुआ रहेगा। कई बार टीचर्स 1-1 साल पुराना वाला लॉ पढ़ा डालते हैं क्योंकि उनकी बुक अपडेटेड नहीं रहती है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो इन टैक्स यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एंड स्कोरिंग मार्क्स। टैक्स में कई हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने इंटर में क्लास किया है, और फिर फाइनल में डायरेक्ट टैक्स इन इनडायरेक्ट टैक्स दोनों सब्जेक्ट विदाउट डूइंग क्लास उन्होंने क्लियर किया है, क्योंकि उनको पढ़ने का अप्रोच आ गया था। एंड ऐसे कई रहे, इक्का दुक्का नहीं, कई रहे जो बाद में बताते हैं। देन लॉ शशांक सर पढ़ाएंगे, उसमें भी सर की MCQ की बुकलेट है अलग से, क्वेश्चन बैंक है, मेन बुक्स है। फिलहाल कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ है, ओके, जिसका कुछ 60-40 का ब्रेकअप है। टैक्स में भी इनकम टैक्स और GST का 60-40 का ब्रेकअप है मार्क्स का। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, वेटेज है, और हम लोग टाइम भी उस हिसाब से क्लासेस में रखते हैं, टाइम लाइन भी। तो टैक्सेस एंड लॉ ये आपका ग्रुप 1 में हम लोग पूरा कवर कराएंगे। शशांक सर का भी आप एक्सपीरियंस वगैरह देख सकते हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया?
शशांक सर का भी एक्सपीरियंस वगैरह आप देख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। आप लोग खुद मैक्सिमम लोग फाउंडेशन लेवल पर शशांक सर से पढ़े, तो आपको पता है थियरी सब्जेक्ट को भी लाइवली करके कैसे पढ़ाया जाता है, वो सर को अच्छे से आता है। तो दिस इज आवर टीम फॉर ग्रुप 1। शर्मा सर विल बी देयर फॉर ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ सालवान सर हु विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। थियोरेटिकल है लेकिन उसमें भी कई कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें रहती हैं। सालवान सर इकोनॉमिक्स में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं ओवर सो मेनी ईयर्स इन सेंट्रल इंडिया। मनोज शर्मा सर जो कि सिर्फ नागपुर में नहीं बहुत और भी शहरों में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी उनका प्रेजेंस है, EIS वाला सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ओके। एंड राहुल ठकवानी सर जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये कंबाइंड सब्जेक्ट है 50 + 50 मार्क्स का। ये सब्जेक्ट में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए याद करना पड़ता है। तो ये जो दोनों टीचर्स हैं, इवन ऑडिट में इंद्रेश सर भी आपको एक्रोनिम्स वगैरह बना करके हेल्प करेंगे कैसे याद करना, तो वो उन लोगों का एक्सपर्टीज है। थियरी सब्जेक्ट में कैसे क्लास को लाइवली बनाना, आपके कोई फ्रेंड्स या सीनियर्स होंगे जो ये सर लोगों से पढ़े, तो आप उनसे पूछना कि मज़ा आता है कि नहीं, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट की क्लास में अगर हमको क्लास में नींद आ रही तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, क्लास में तो कोई पढ़ा के दे रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम फैकल्टी को चूज कर रहे हैं वो बहुत डायनेमिक रहे। तो आपको ऐसी टीम मिल रही है, एवरीबडी इज वेरी वेल क्वालिफाइड। एक चीज़ हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन, दूसरी चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस, तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं पास्ट स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन लेवल। तो वो हम आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं, आप हमारे कोई भी पुराने स्टूडेंट से पूछो उनका हमारे बारे में क्या ओपिनियन बनता है, उस हिसाब से आप डिसीजन लो। क्योंकि और वो ऐसे बच्चों से मत एडवाइस ले लेना जिन्होंने वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं लगाई थी हमारे। खैर मान लो कोई स्टूडेंट ए ने सब्जेक्ट ए की क्लास ही नहीं लगाई थी और वो उसी के बारे में आपको ज्ञान दे रहा है कि कैप्स में मत लगा, उसने लगाई नहीं तो उसको क्या पता। तो जो उसने पूरा लगाया है, और एडवाइस ऐसे बच्चों से लो जिनको खुद को सक्सेस मिला है, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत सारे सुपर सीनियर्स रहते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे जो कि 3-4 साल से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको उनके जैसे बनना है तो उनसे एडवाइस लो। सुपर सीनियर बनना है तो आपको जल्दी जल्दी फाइनल में जाना है अगले कैलेंडर ईयर में, अर्ली जनवरी में, तो फिर आप लोग ऐसे बच्चों से एडवाइस लो जिन्होंने क्लियर किया है। फिर पास स्टूडेंट्स हैव बीन वेरी फेयरली सेटिस्फाइड फुल्ली। अब उसके बाद में रहता है रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स हमारा इंडिया के एवरेज से कंसिस्टेंटली बेहतर आते रहा है। इसके पहले जो मई का एग्जाम था उसमें नागपुर के टॉप 5 में से 3 बच्चे अपने यहाँ के थे। उसके पहले भी कंसिस्टेंटली जो चीज़ें पता चलती है, अब नागपुर की लिस्ट नहीं आती है, लेकिन अब जैसे ये देखिए इनके नीचे ही आप जाओगे बिल्डिंग पे तो इनके स्कोर्स आपको मिलेंगे। 22 स्टूडेंट्स थे नवंबर 2021 में जिन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर किया था, मतलब अराउंड 100-110 की बैच थी, उसमें से 22 स्टूडेंट्स थे। रेशियो इज़ वेरी बिग कंपेयर टू इंडिया का 10-12%, तो जी 22 थे यहाँ पर 100 में से। फिर ये ऑल इंडिया रैंक आया था जुलाई में उसके पहले वाली एग्जाम में। देन नागपुर में जो टैक्स सब्जेक्ट के टॉपर है वो कंसिस्टेंटली अपने यहाँ के आए हैं, ये इसलिए पता चलते हैं क्योंकि इनको ICAI में एक स्पेशल अवार्ड मिलता है, अदरवाइज पता नहीं चलता है कि वो सब्जेक्ट में टॉपर कौन है सिटी में, ऐसी कोई लिस्ट नहीं आती है। तो लेकिन दिस हैज बीन द स्टोरी। अब आप देखोगे तो पूरे एवरी एग्जाम देयर हैव बीन नागपुर टॉपर्स और ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स एंड सब्जेक्ट टॉपर्स, तो वो इशू नहीं है। आपको इसमें से कोई भी स्टूडेंट का नंबर चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं, नीचे जो 22 स्टूडेंट्स के फोटो लगे हैं उनका मांग सकते हैं। यू कैन आस्क देम डायरेक्टली कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था। वो लोग तो आपको झूठ नहीं बोलेंगे ना, उनको तो हमसे कुछ लेना देना नहीं है और हमको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने आपको क्या बोला, तो आप उनसे डायरेक्ट पूछो। बट देन व्हाट आई एम सेइंग इज आस्क फ्रॉम दोज हु हैव बीन सक्सेसफुल, दैट मैटर्स अ लॉट। अब और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं रिजल्ट्स के अलावा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, हमारा समर्स में रहेगा, एयर कंडीशन क्लासेस रहती है, ठीक है, मैटर करता है नहीं क्या। अगर आप पसीने पसीने में रहोगे तो क्या पढ़ाई करोगे। फिर टाइमलीनेस मैटर करता है कि क्लास टाइमली स्टार्ट होकर टाइमली कंप्लीट होती है कि नहीं, डेली बेसिस पे भी और ओवरऑल बेसिस पे भी। जैसे हमने कुछ डेट सोचा है 31 में, तो हम लोग बिलीव मी 31 में के 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट करेंगे, बाद में नहीं। तो टैक्स लॉ का मैं बता रहा हूँ, तो जो डेट सोचे हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब आपको सही मिलेगा। देन टीचर्स की सिंसेरिटी, कई जगह टीचर्स एडमिशन लेने के बाद में खुद बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब ये तो हो गया, अब अगले बैच पे फोकस करते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोग शर्मा सर से ही सीखे और अप्रोच ये रहता है कि ऑनेस्टली हमको स्टूडेंट्स को पूरा अच्छे से पढ़ाना है। और टीचर्स के कैलिबर को तो अपने डाउट करना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हियर मतलब हमको बड़ा बुरा लगता है पहले 1-2 दिन स्टूडेंट बड़ा जज करते आके इनको टैक्स आता है कि नहीं आता है। अरे बेटा मैं 11 साल से टैक्स पढ़ा रहा हूँ, चलो 2013 10 साल से टैक्स पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले 4-5 साल मैंने पढ़ा भी इंटर में और फिर फाइनल में मैंने टैक्स सेल्फ स्टडी से पढ़ा था। तो मैंने फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स में 86 स्कोर किया था, डायरेक्ट टैक्स में 78 किया था, तो आता होगा ना थोड़ा बहुत। तो हमारे स्टूडेंट्स ने भी 80+ स्कोर किया है टैक्स में।
तो पढ़ाते भी अच्छा है, आता भी है और अपडेटेड भी नोट्स रहते हैं, तो सब चीज़ें सही है, विश्वास की बात रहती है। और बाकी सब लोग अपना अपना रूमर्स जरूर उड़ाएंगे हमारे बारे में, क्योंकि जिस पेड़ में फल रहते हैं उस पर पत्थर जरूर मारते हैं। तो हमको बड़ा मजा आता है कि इस बार क्या नया चल रहा है हमारे बारे में, कुछ सुनने में आता है तो हमको आप लोग भी बताना। अब तो ये आप लोग उस चीज़ के बारे में रेस्ट अश्योर्ड रहो कि आपको पूरा क्वालिटी काम मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा और आपके मन में कुछ रहता है कि क्लासेस लगाने के पहले क्या क्या बॉक्सेस टिक होना चाहिए, तो आप लोगों को पूछ सकते हैं। एक फैक्टर रहता है पर्सनल मेंटोरिंग काउंसलिंग, तो फाउंडेशन में भी आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा वी आर अवेलेबल। मैं तो रात के 12-12 बजे भी बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूँ, मतलब कल भी किया था। फिर पर्सनली आप मिलना चाहते हो, मिलके क्लास के बीच में, क्लास के दौरान हाथ उठा के, क्लास के बाद में, फिर आप सब्जेक्ट डाउट के अलावा पढ़ाई रिलेटेड आपका प्लानिंग का डाउट रहता है, कुछ और लाइफ में चल रहा है, सर उसने हाँ बोल दिया, अब तो पढ़ाई की बैंड बज गई, अब क्या करें। तो हम लोग ये सब चीज़ों में भी हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि ऐसे केस में क्या करना है ना। अब उसने हाँ बोल दिया तो उसको होल्ड पे डाल दो, अब देखेंगे 4 साल तक की टिकी रही तो वो आपकी थी, वरना अब आपकी थी नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको पूरा काउंसलिंग मेंटोरिंग मिलेगा। सीए प्रियांशी जैन मैडम बैठती है ऑफिस में, जो कि खुद रैंक होल्डर है सीए फाइनल लेवल पर, तो वो आपको मेंटोर कर सकती है। इफ़ यू गो टू हर कि पढ़ाई प्लानिंग में हेल्प चाहिए, तो शी विल नॉट से नो, उनका वो पार्ट ऑफ हर प्रोफाइल है एंड शी लव्स टू हेल्प स्टूडेंट्स। नीरज सर इंटर में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, लेकिन नीरज सर विल ऑलवेज बी हियर। देखो सेशन में भी नीरज सर का कोई पर्सनल गेन नहीं है कि आप एडमिशन लोगे तो, लेकिन ही इज देयर, ऑलवेज इज देयर। तो ही इज देयर टू हेल्प यू, ही विल लव टू सी यू सक्सेसफुल इन सी इंटर एंड इवेंचुअली बिकमिंग अ सीए, कमिंग टू अस विथ योर स्वीट्स। तो हमको ये अच्छा लगता है। तो ऐसा है बेटा, ऑनलाइन लाइफ का भी ऑप्शन रहेगा, बैकअप वीडियोस भी हमेशा ऐप में अवेलेबल रहेंगे, ये सब फैसिलिटीज़ है। अब आपके मन में कुछ सवाल है तो आप बता सकते हैं, एनीथिंग। बस एक चीज़ ये देखना कि जैसे ना ऑलरेडी टाइम कम होता है, अब आपको बोले सर ने 15 अगस्त तक का टारगेट है, 5 दिन ऊपर नीचे, बट कई बार ना कई जगह पे ना 15 सितंबर पहुंच जाती है वो डेट। तो आपका सेल्फ स्टडी के जो 2.5 महीने है, ऑब्वियसली क्लास के बाद सेल्फ स्टडी वो टाइम पे बहुत मैटर करती। वो 2.5 महीने में 1 महीना क्लासेस में निकल गया ना, तो 1.5 महीने में क्या ही आदमी प्रिपेयर करेगा, तो रिजल्ट्स खराब होते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो टाइम बोला उसके 2-5 दिन आगे पीछे वो खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि 1 महीना लेट हो रहा है, बट कई जगह हर बार कंसिस्टेंटली महीना भर लेट होता है। एंड एक गलती और मत करना, इफ़ यू लव ट्रैवलिंग, कि भाई सुबह 7 से 9 यहाँ आए, 9:30 बजे वहाँ गए, फिर 12 बजे वहाँ, फिर 2 बजे वापस यहाँ आए, ऐसा घूम फिर के दिन भर घूमते ही रहोगे। जैसे सर ने बताया ना वो सूरज चौधरी का, वो गैप में भी पढ़ता था। आप जो नहीं भी पढ़े तो आप वो गैप में होमवर्क कर सकते हो। मैं हमेशा कॉस्ट और अकाउंट्स के बीच के गैप में ना कॉस्टिंग का होमवर्क कर देता था। एंड नेक्स्ट डे सर पूछते थे कौन कौन कॉस्टिंग का होमवर्क करके आया है, तो यार 3 लोग होते थे, उसमें मैं एक होता था, क्योंकि वो गैप में कर दिया, घर पे टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता ना उसमें रेस्ट करो। जैसे 7 से 9 हो गया, अब 9:30 से है, नाश्ता किया भाई, 10 मिनट का पावर नैप लिया, या मे बी हेड डाउन करके रिलैक्स हुए, एक म्यूजिक सुन लिया, जो भी किया, दोस्तों से बात कर दिया, या मे बी होमवर्क कर दिया। उसमें हमेशा ट्रैवल करोगे तो थक जाओगे, वो काम मत करना। बहुत लोग रहे हैं फाउंडेशन अच्छा किया, मगर ये ट्रैवल करते करते ना एक क्लास उधर एक इधर, ऐसा पता नहीं क्या। हम लोग हर बैच में से आपको 2-2 3-3 ऐसे केस बता सकते हैं जो फाउंडेशन में बहुत अच्छा स्कोर किए, बट ये चक्कर में उनका इंटर का अटेम्प्ट लगा है। लिटरली हर बैच में से ऐसे हम लोग डिस्कस करते तो ऐसे स्टूडेंट आते जो विश्वास ही नहीं करते हैं। मतलब ठीक है हमारा गेन है कि तुम हमारी क्लास लगाओगे हमको फीस मिलेगी, लेकिन हम इतने खराब नहीं है कि आपको हम गलत एडवाइस देंगे सिर्फ फीस इकट्ठा करने के लिए। इतना हमको पड़ी नहीं है, मतलब इतना एबिलिटी है कि हम और भी कुछ काम करके बहुत पैसा कमा लेंगे। तो ये देखो अभी समर्स में रह गए आपकी बैचेस, समर्स में ये ट्रैवलिंग का सिस्टम रखोगे तो नागपुर की धूप है आपको पता है, उससे अच्छा है मॉर्निंग में आ जाओ, सूरज उगने के पहले 7 बजे के पहले पहुंच जाओ, और फिर शाम को 4 बजे यहाँ से जाओ। तो सही में बहुत फर्क पड़ता है एनर्जी लेवल पर, एंड एक जगह ट्रस्ट करते हैं ना, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। इंटर में एक और चीज समझ लो, आप जब मार्केट से एडवाइस लेते हो, लेना भी चाहिए एक्चुअली, कि कहाँ ज्वाइन करना, तो आप अगर वो सीए से पूछ रहे हो जो 40+ के है, तो उनको तो ऑब्वियसली पवन सर को नहीं जानते होंगे कि भाई पवन सर कितने साल से पढ़ा रहे। इट टेक्स टाइम कि या मैं भी बस पता होगा कि यार उनको अभी भी ध्यान होगा पवन 2 साल 3 साल पहले नाम सुने होंगे, 5 साल तो लगते हैं आदमी को नाम बनाने में। उन्होंने सुना होगा पवन सर तो इतने टाइम से पढ़ा रहे, वो सर तो इतने टाइम से, एग्जाम्पल है बस, वैसे अभी नागपुर में और कोई है नहीं टैक्स में, बट द थिंग इज कि उनको नहीं पता होगा तो आपको एडवाइस देंगे ये यहाँ पे कर वो वहाँ पे कर, वैसा मत सोचना। आप जेन्युइनली जैसे सर ने बोला जो इमीडिएट सीनियर से 2-3 साल पहले की जिन्होंने लेटेस्ट में पढ़ा है वो तो एक्चुअली बता पाएंगे ना लेटेस्ट में क्या हिट है और क्या नहीं। अब जैसे सुपरस्टार्स भी होते हैं तो यार अब राजा मौली का नाम तो अभी भी आया 4-5 साल से,
पहले कहाँ था, तो आपको पता होना चाहिए। आप लेकिन अपने दादाजी से पूछोगे तो मेरे दादाजी राजा मौली को नहीं पहचानते, वो बताएंगे राजा मौली की मूवी मत देखो। कौन है भाई राजा मौली? आपको पता है ना राजा मौली कौन है? अच्छा फिर ठीक है भाई, एग्जाम्पल नहीं तो ठीक है। सो अभी आपके कुछ क्वेश्चन है, आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं, एनीथिंग। तो इसलिए बैकअप की नौबत ही नहीं आना चाहिए ना। हाँ तो उतने टॉपिक का डेटा खरीदना पड़ेगा, आप क्या करेंगे ना। नहीं, सर का एग्जाम्पल था कि आप ले लो 2 GB रोज का डेटा पैक, कोई इश्यू नहीं, बट वो यूज मत करो। सर का मेन मीनिंग था कि वो मतलब वो use डेटा नहीं यूज करना करके स्नैपचैट और इंस्टाग्राम ये सब, यूट्यूब ये सब टाइम पास नहीं। तो अच्छी बात है एक्चुअली कि मतलब आप उसी बहाने लाइव क्लास में ज़्यादा अटेंशन दोगे कि यार वो बैकअप के चक्कर में और अपना पैसा लगेगा। तो क्लास में 2 बार तो रिपीट होता ही है हर फैकल्टी का, पूरा टाइम ध्यान रखने का ट्राई करो, है ना। और आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि हर लेक्चर आप क्लास में भी कर रहे हो और बाद में बैकअप में भी देख रहे हो, उतना टाइम ही नहीं रहेगा। अच्छा, क्लास में साथ साथ में सब लिखते जाना है जो हम लिख रहे हैं। हाँ, जो मैं स्लाइड्स पहले से लिख के लाया हूँ, जैसे बहुत सारे चार्ट्स एंड टेबल्स रहते हैं जो मैं पूरे बना के लाता हूँ पहले से, तो वो मैं आपको भेज देता हूँ टेलीग्राम में, तो वो आप घर जाकर के लिखोगे, लिखना है वो भी। लेकिन और जो हम लोग क्लास में कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उसको साथ साथ में आपको सॉल्व करना है, तो आपको ये भी समझ आएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है, तो वो तो इशू नहीं है। और बताइए। हाँ, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है अपनी तो नहीं, सही है ना। तो कॉलेज के एग्जाम को सिर्फ एग्जाम के दिन उसको मतलब या एक दिन पहले थोड़ा पढ़ना है, और आप लोग फाउंडेशन क्लियर कर चुके तो आपने उतना लेवल है कि आप बीकॉम फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर को क्रैक कर लोगे। हाँ, तो उतना ही टाइम कॉलेज के एग्जाम को देना है, और जो भी लॉस होता है उसको फिर संडे या दूसरे तरीके से रिगेन करना है। अब इशू ये हो गया है कि नागपुर यूनिवर्सिटी में अब इस बार से हर कॉलेज अपना अपना शेड्यूल बनाने लग गया है। तो अब हम लोग पहले क्या यूनिवर्सिटी डेट देती थी फिक्स्ड कि ये तारीख को ये एग्जाम होगा, तो हम लोग छुट्टी दे देते थे उतने स्लॉट में। अब हम लोग को छुट्टी भी नहीं शायद दे पाएंगे अनलेस बहुत सारे कॉलेज का एक साथ क्लैश हो रहा है। तो अभी तो बहुत सारे बच्चे टाई अप में है, उनको इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका टाई अप में यही बात है कि नवंबर में अगर अपना अटेम्प्ट है तो दिसंबर में एग्जाम है, तो आप आगे जूनियर्स को बोलना टाई अप में एडमिशन ले, ठीक है। बट कोई कमीशन नहीं है हमारा बट अभी जो आपका इशू है, तो आप एक दिन पहले पढ़ो बेटा, जैसे सर ने बताया लेवल बन जाती है, इंटर भी पढ़ोगे तो एक दिन में हो जाता है। और पेपर भी पूरा 3 घंटे बैठना नहीं पड़ता है, हो जाता है 1.5 घंटे में। आप लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर दिया होगा ना, किसी ने नहीं दिया है? किसी ने नहीं दिया है तो क्या पूरा 3-3 घंटे लिखना पड़ा था क्या? वही तो मतलब यहाँ पर जो 1 मार्क का एमसीक्यू करते स्टैटिस्टिक्स में, मुझे एक बच्चे ने फोटो भेजा था, सर ये 12 मार्क लिए पूछ लिया, बोले मतलब कैलकुलेट द क्वार्टाइल डिवीजन 12 मार्क ले। नहीं वो लिखना है पेज के हिसाब से ही मार्क्स होते हैं, तो वो ध्यान रखना बेटा। मैं खुद फेल हुआ हूँ उसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर में बीबीए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में पता नहीं था ऐसा पेज के मार्क्स, उसके बाद बिना पढ़े पास हुए, क्योंकि 2 मार्क पर पेज का सिस्टम चलता था, अभी नहीं पता क्या है बट था। तो इसलिए हम लोग ने नीरज सर को इंटर की टीम में नहीं रखे, क्योंकि जो बीबीए में फेल हो रहे हैं वो क्या सीए इंटर को पढ़ाएंगे आज ही पता चला वैसे सही है सर, आज से मैं नीरज सर के इंट्रोडक्शन में हमेशा बोलूँगा यस। ऑनलाइन में भी आपको कुछ क्वेरीज है बेटा, आप लोग माइक ऑन करके बोलो एक बार। अनुष्का नहीं, माइक ऑन कर नहीं सकते हो, मैं आपको अलाउ करता हूँ। हाँ बोलो बेटा, अनुष्का ऑन करो। मैंने आपको अलाउ किया, आपको माइक ऑन करना पड़ेगा फिर बोलना पड़ेगा। हाँ अच्छा, आप बोल रहे हो ना, तो मुझे स्पीकर में आवाज नहीं आ रही है, कमरे में शायद सेटिंग नहीं है वैसी। तो चैट में चैट बॉक्स में लिख दो, अनुष्का एंड यश आप दोनों चैट बॉक्स में लिख दो, या पवन सर को व्हाट्सएप कर दो, या व्हाट्सएप कर दो। और यहाँ किसी का कोई डाउट मीनवाइल? यस यस हाँ, कुछ भी नहीं होता है, एक में पास लिखे गए एक में फेल, तो आप अपन फर्स्ट अटेम्प्ट ही मानेंगे उसको, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये ग्रुप हो गया, फिर मान लो मई में आपने सेकंड ग्रुप कर लिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले ऐसा मानते हैं। अच्छा, आपका रेज्यूम बनेगा, उसमें आपको डेट लिखनी होती है, आपने वो कब पास किया, तो आप ग्रुप 1 मई में कर रहे, ग्रुप 2 नवंबर या नवंबर एंड में, तो वहाँ दिख जाता है कि आपने एक ग्रुप करके दिया या जो भी, तो ये नहीं पता चलता कि दोनों ग्रुप दिए थे, सेकंड फेल हुए थे नहीं हुए थे। और उल्टा इट विल बी मोर अप्रिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑल्सो कि इसने दोनों का ट्राई तो किया था, अगर मार्कशीट अटैच किया भी तो कोई इशू नहीं होता है। हाँ एब्सेंट आएगा, एब्सेंट आएगा, 0 नहीं एब्सेंट आएगा। हाँ लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट में एग्जाम्शन चाहिए तो बाकी तीनों पेपर देना जरूर पड़ेगा वो ग्रुप के।
फॉर एग्जाम्पल आपने सोच ही लिया कि नहीं अकाउंट्स ग्रुप 2 में एग्जामेशन लाएंगे, बाकी सब्जेक्ट में भले ही 5 मार्क लेंगे, लेकिन प्रेजेंट होके आना पड़ेगा। और ऐसे वाले 3 घंटे के पहले उठने नहीं देते, हाँ, तो जाकर के बैठना पड़ेगा बाकी पेपर में। और आर्टिकलशिप में भी बोथ ग्रुप करके जाओगे तो और एडवांटेज मिलता है, अपनी चॉइस का फॉर्म मिलता है। तो बोथ ग्रुप के अपने एडवांटेजेस है, बट स्टिल आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू डू दैट। ओके, हम लोग एंकरेज जरूर करेंगे, लेकिन आप इंडिविजुअल बेसिस पे अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। खासकर जिसको 240 एंड अबव मिले उन्होंने तो बोथ ग्रुप का ट्राई करना ही चाहिए, लेकिन जिनको 200 से 240 के बीच में है, या जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट फाउंडेशन में लग गए थे और अभी आए हैं, तो वो लोग पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, देन वी कैन डिसाइड। तो सबका इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है। हाँ बेटा, सर अकाउंट्स में पार्टनरशिप में थोड़ा GLP SLP के बारे में बेसिक से बताइए ना सर, हैं? ये कोई दूसरी चैट का आपने लिख दिया क्या? ये बेटा ये शर्मा सर को डायरेक्ट करना है, जो आपका अकाउंट्स का डाउट है। कुछ सवाल है, अगर आप हमको माइक ऑन करने दे सकते हैं। इसका भी ऑन करके इसने नीचे लिखा है, नीरज सर आपके पेज भरने वाली ट्रिक के चक्कर में 20 मार्क का छूट गया था, बीकॉम के पेपर में पता ही नहीं था सप्लीमेंट नहीं मिलती। सर कैप्स में कोई वेकेंट प्लेस रहेगी स्टडी करने के लिए? हाँ, कैप्स में ये बैच के दौरान जनरली इवनिंग में हमारी 11th-12th की कम बैचेस चलती है इस टाइम पे, तो आप लोगों को इवनिंग में टाइम मिलेगा, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई रूम खाली रहता है, या कुछ नहीं तो 3rd फ्लोर पे जो कुछ स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है तो वो मिल जाएगा। हम लोग उसके लिए चार्ज नहीं करते, तो आप लोग उसमें बैठ सकते हैं, जितनी स्पेसेस है उसमें कोई इशू नहीं, तो यू कैन ऑलवेज कम हियर। फीस स्ट्रक्चर के लिए आप लोग ऑफिस के नंबर पे जो ऑनलाइन है, ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9693120120, उसमें आपको विथ फीस वाला ब्रोशर आ जाएगा। और अभी हम लोग विदाउट फीस वाला तो ये जो मैं स्क्रीन पे दिखाया था, ये तो सबको हम लोग शेयर कर ही देंगे, मतलब आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप से या मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह वहाँ पे आ जाएगा। विथ फीस वाला जो है ऑफिस के नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग फिजिकल आए आपको तो ब्राउशर की कॉपी आप नीचे से कलेक्ट कर ही लो, है ना। और आप लोग डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम मत लगाते बैठो कि अपन क्लास स्टार्ट होने देते फिर अपन 20 तारीख को लगाएंगे, तब तक आपको नोट्स हाथ में नहीं आएंगे, और फिर हम लोग को भी उतनी नोट्स प्रिंटिंग में डालना रहता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही ज्वाइन कर लो, हमको भी क्लैरिटी है, आपको भी ट्रस्ट रहता है कि हाँ भी लगा लिए अभी करते। सबसे बेस्ट रहते हैं अर्ली बर्ड वाले स्टूडेंट, सर आपने बता दिया अर्ली बर्ड लगाना था, लगा लिया, पढ़ लिया, तो हमको उनको पढ़ाने में मज़ा भी बहुत आता है। ऑडिट क्लास ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ऑनलाइन लाइव नहीं रहेगी ऑडिट क्लास हिमांशु, इट विल बी ओनली ऑफलाइन लाइव, और सिर्फ बैकअप मिलेगा आपको उसका, बाकी सब क्लासेस ऑनलाइन लाइव भी रहेगी, ठीक है। इंद्रेश गांधी सर विल नॉट बी टेकिंग ऑनलाइन लाइव। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यस यस, और कोई बेटा? यस देखो मेरी एडवाइस मानो तो फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है आपका, फाउंडेशन का लो या 12th का ले लो, फाइनल अकाउंट वाला तो वो तो 11th में पढ़े थे वैसे, आप फाउंडेशन का ले लो, उसके साथ साथ में रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें काम में आती है। देन और एक चैप्टर कौन सा है, आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं ना, फर्स्ट पार्ट, तो ये 2 चैप्टर्स मेन है। और फिर पार्टनरशिप भी होगा आपका, हाँ तो पार्टनरशिप में जितना कर सकते हैं अभी उतना कर लो। तो एनपीओ का डायरेक्ट अभी यूज नहीं आएगा, एनपीओ में हाँ जो आप एक एक अकाउंट बनाते थे ना, आपको सिंगल एंट्री था क्या फाउंडेशन में? नहीं था, तो अभी इंटर में है शायद, तो उसमें एनपीओ वाली चीज़ें काम में आएगी। जैसे आप इनकम अकाउंट बनाते थे, उसमें मिसिंग फिगर निकालते थे, तो वो सब चीज़ें सिंगल एंट्री में भी काम में आएगी। तो वो पार्ट में अगर दिक्कत जाती तो वो भी मतलब थोड़ा थोड़ा देख लो, इनकम अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, याद है सब्सक्रिप्शन अकाउंट वगैरह सर ने सिखाया होगा, वो सब काम में आ सकता है। यस बेटा, एंड बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, हमारे कैप्स फैमिली को, डीजीएस कैप्स फैमिली को, पूरे नागपुर में वंस अगेन बेस्ट रिजल्ट मिला है। नागपुर टॉपर अपना है, नागपुर सेकंड टॉपर भी अपना है, नागपुर थर्ड टॉपर भी अपना है, 321 मार्क्स, 320 मार्क्स एंड 318 मार्क्स, एंड उसके आगे भी 9 स्टूडेंट्स अमंग्स्ट अस हैव स्कोर्ड अबव 300 मार्क्स, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स, स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट्स प्लस टीचर्स एंड एनवायरमेंट। तो आप लोगों को बहुत उसके क्रेडिट्स जाते हैं। एंड पिछले बार भी 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने 300 से ज़्यादा स्कोर किया, तो 19 स्टूडेंट्स इन 1 कैलेंडर ईयर स्कोरिंग मोर देन 300 मार्क्स इज अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। तो सेकेंडली हाईएस्ट स्कोरर पिछले बार भी अपनी ही आई थी, इस बार भी अपना ही, वो कंसिस्टेंट है। इंटरमीडिएट में भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी कंटिन्यू रहे। देन 250 के ऊपर देर आर 40 स्टूडेंट्स,
250 के ऊपर, विच इज़ अगेन अ बिग नंबर। जहाँ कई लोगों की मैं लिस्ट देखता हूँ, बहुत सारे बाकी कोई फैकल्टीज़ की, एकेडमीज की, उनकी लिस्ट शुरू होती है 270 पे और दूसरा तीसरा बच्चा 240 पे रहता है, मतलब सीक्वेंस में। अपने यहाँ तो 40 बच्चे 250 के ऊपर स्कोर किए हैं, तो दैट मीन्स कि बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट रहा है। सो वी आर वेरी मच हैप्पी, क्योंकि एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो दिखता है तो अच्छा लगता है। And yet there have been some of the students who could not clear, which will always be the case even in inter. I am warning you, hope you are not that। तो कि नहीं होते पास, क्योंकि जो उस समय एडवाइस दी रहती है वो नहीं। अब जैसे एक स्टूडेंट को मैंने मैसेज किया कि आई डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आई केम टू नो योर रिजल्ट वगैरह, तो उसने एक्नॉलेज किया कि सर मैंने ना उस समय रोज का रोज होमवर्क नहीं किया था, तब कैजुअल हो गया था, उसने खुद ही बोला। तो ऐसा इंटर में भी होगा, मतलब आपको एक साल बाद ऐसा कोई अफसोस वाला स्टेटमेंट बोलना ना पड़े, बस वो ध्यान देना। ये एक साल बाद यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ सर मैंने आपने जो जो बोला था सब किया है, अब रिजल्ट तो पक्का अपने फेवर में आएगा। एक यश हेड़ा था जिसका रैंक होल्डर्स की लिस्ट में आपको वो फोटो दिखेगा, उसको मैंने रिजल्ट के पहले विश किया, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट, तो रिप्लाई करता है, स्क्रीनशॉट भी मेरे पास कि ऑल द बेस्ट मुझे नहीं ICI को बोलना चाहिए। बोला अरे बाप रे, और उसका अगले दिन ऑल इंडिया 3rd रैंक आया था CA इंटरमीडिएट में। सो ऐसा भी मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। तो उसने तो सेकेंड ग्रुप की बाद में बहुत कम समय में पढ़ाई करके उसने मतलब रैंक लाया था। हाँ, रैंक तभी आ सकता है जब बोथ ग्रुप दोगे तो। फाउंडेशन लेवल पर रैंकिंग का सिस्टम ही नहीं है ICI का, लेकिन इंटर लेवल पर रैंक आ सकता है। ओके, वेरी मच पॉसिबल। एंड आपकी बैच में उम्मीद है मुझे, आप लोग लोगों, आपकी जो पिछली वाली बैच चल रही है उसमें भी उम्मीद है आप लोग से भी रहेगी, तो रैंक ला सकते हो, उसके लिए वैसी मेहनत अपन करेंगे। रेडी फॉर दैट? यस, एवरीबडी एक्साइटेड? So today is 6th of February. We will start the batch from 14th of February, ताकि आउटस्टेशन वाले स्टूडेंट्स संडे को आ जाए, मंडे को अपना सब बाकी अरेंजमेंट कर ले, सेटल हो जाए। हम लोग आपको नोट्स वगैरह का स्टेटस आप लोग ऑफिस से कंफर्म कर लेना। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही करने वाले, आउटस्टेशन में ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने पहले से ही एडमिशन के वक्त ऑफिस में इंटीमेट कर देना है कि हम लोग दूसरी शहर में रहेंगे तो आपको हम लोग नोट्स डिस्पैच कर देंगे। वरना फिर आप बैच चालू होने के 3 दिन बाद बताओगे कि सर हम नागपुर नहीं आ रहे थे, तो फिर आपको नोट्स लेट मिलेंगे, हमारी कोई गलती नहीं रहेगी। तो आप लोग नागपुर आओगे, हम ये मान के आपका एडमिशन कर रहे हैं, और कोई स्टूडेंट ऑनलाइन ही रहेगा तो उन्होंने पहले से बता देना है, तो हम उनका नोट्स डिस्पैच कर देंगे टाइम से। और नोट्स आर रेडी तो है, प्रिंटिंग में हो सकता है गए होंगे, बट देन मेरे टैक्स के 5 बुक्स मैंने दे दिया है, और अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, ये फर्स्ट ग्रुप के आपको नोट्स पहले मिल जाएंगे, तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। बहुत सही चीज़ है इंटरमीडिएट। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड वेलकम टू CA इंटर। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड ऑल द बेस्ट। आप लोगों की लव स्टोरी CA इंटर के साथ 14 फेब से शुरू होने जा रही है। सही बात है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। यश, आपके डाउट्स का मैं व्हाट्सएप में रिप्लाई करता हूँ।